सामान्य हिंदी के तहत आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। सबसे पहला टॉपिक होगा आज विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का आवश्यकता हिंदी व्याकरण में कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ता है? देखिए, किसी भी भाषा को सरल, सहज और आसान बनाने के लिए, या अगर बोले हम भाषा में क्रमबद्धता लाने के लिए, भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, है ना, भाषा को सरल समझ बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। जैसे आप कोई काम करते हैं और उस काम में कोई रुकावट ना हो तो फिर वो काम या तो बोझिल हो जाएगा या सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हो, कोई भी भाषा पढ़ रहे हो, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जैसे हम अभी लिख रहे हैं, राम घर जाता है, वह सोता है, वह उठता है, तो ये सामने वाले को तो समझ में नहीं आएगा और भाषा बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो भाषा में विराम चिन्हों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। और जब आप निबंध लेखन करते हैं, जब आप निबंध लेखन करेंगे तो वहां पे भाषा, उस भाषा में मतलब उस निबंध लेखन में आपका विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहराव। विराम का क्या मतलब होता है? रुकना या ठहराव। क्योंकि अगर आप लगातार काम करेंगे तो वो भी दिक्कत है। किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग अति आवश्यक है। ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप सभी को पता होगा। तो इनके अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो है 20। अब आप यहां फंसते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते कैसे हैं। जैसे कोमा है तो कोमा कहां लगाएंगे? आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो। जैसे हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। उसके अतिरिक्त भाषाएं तो बहुत सारी हैं। किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं, सबसे पहले एक एक विराम चिन्ह को देखेंगे और इसके प्रयोग को समझेंगे। ठीक है ना। हम इसके प्रयोग को समझते रहेंगे क्योंकि आपको प्रयोग पता होना चाहिए और आपके यूपीपीएससी एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप निबंध लेखन करेंगे तो कहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आहा, तो यहां पे आहा के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आहा के बाद लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। लेकिन उसके बाद आहा तुम पास हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, आहा तुम पास हो गए, या आहा मजा आ गया, बोलते हैं ना। तो मजा आ गया या पास हो गए के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में कोई चिन्ह ही नहीं लगाया आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, है ना। तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग जो करेंगे आप, तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अल्प का मतलब थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना अल्पाहारी। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, कौन कौन सा बताइए? अल्पाहारी स्वान निद्रा, है ना। अल्पाहारी, अल्प मतलब कम भोजन। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया कि अल्पाहारी स्वान निद्रा? कम भोजन करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा और आप अपना काम यानी पढ़ाई का काम अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, अल्प विराम को बोलते हैं हम अंग्रेजी में कॉमा। ये भी आप नोट करते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा। अब अल्प विराम का यूज जो हम करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते रहिएगा, है ना। एक एक कर हम बताते चलते हैं। अल्प विराम का जो यूज है वो देखिए, अल्प विराम यानी कॉमा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमा का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बोले संज्ञा किसी प्राणी वस्तु, देखिए संज्ञा किसी प्राणी वस्तु, प्राणी के बाद क्या होगा? कॉमा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहां रुकाव है। अल्प विराम का मतलब थोड़ा रुकाव। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, कॉमा हर जगह मैंने लगाया। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां मैंने क्या लगाया? अल्प विराम, मतलब थोड़ा ठहराव है। तो शब्दों में क्या आया? ये जो वाक्य मैंने लिखा, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, बहुत मनमोहक भी लग रहा है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है और विराम चिन्हों के प्रयोग से एक जो वाक्य होता है वो सार्थक नजर आता है। अगर यही आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य सार्थक नहीं होगा। चलिए, तो कॉमा समझ में आ गया। जैसे आप लिखते हैं राम
अब श्याम लिखना है, राम घर जाता है में कोई कॉमा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एक वाक्य है, कहीं आपको रुकना नहीं है। राम घर जाता है, लेकिन राम फिर कॉमा श्याम फिर कॉमा गीता, तो कॉमा का यूज कहां करते हैं? थोड़ी रुकावट के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा है अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब आधा। जैसे पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब आधा। जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन पत्नी आपकी क्या हो जाएगी? अर्धांगिनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्ध विराम मतलब होता है आधा विराम, मतलब आधा रुकना है। इसका चिन्ह होता है सेमीकोलन। देखिए ये मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, है ना, आपको ये दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से होता है। अब इनका यूज हम कहाँ करते हैं? अर्ध विराम। देखिए एक ही मुख्य वाक्य पर, एक ही मुख्य वाक्य भी पढ़ाएंगे तो आपको वाक्य बहुत डिटेलिंग से समझ में आ जाएगा। वाक्य होता क्या है, कैसे बनते हैं। जैसे वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं ना, तो एक ही मुख्य वाक्य पर आश्रित कई उपवाक्य होते हैं, उनके बीच हम अर्ध विराम का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूं एक एग्जांपल। गांव वालों की आंखें डबडबाई हुई है। गांव वालों की आंखें डबडबाई हुई है। आंखें डबडबाई हुई है। ठीक है, अब यहां पे होना चाहिए तो पूर्ण विराम, लेकिन हमको वाक्य कंटिन्यू रखना है, तो यहां पे आप लगा दीजिए अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब होता है आधा रुकावट, पूरा रुकावट नहीं, आधा रुकावट। क्योंकि अब यहां देखिए, क्योंकि गांव के प्रसिद्ध संत गुजर गए या नहीं रहे, गांव के प्रसिद्ध संत नहीं रहे। ठीक है, तो ये मुख्य वाक्य पर आश्रित उपवाक्य है। अभी मैं वाक्य पे नहीं जा रहा हूं, वाक्य जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेलिंग समझा देंगे आपको कि वाक्य उपवाक्य होता क्या है। गांव वालों की आंखें डबडबाई हुई, होना चाहिए था पूर्ण विराम, लेकिन इसके बाद अगर वाक्य कंटिन्यूअसली चलाने हैं आपको, क्योंकि गांव के प्रसिद्ध संत नहीं रहे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार पढ़ता हूं, अर्ध विराम आपको समझ में आ जाएगा। गांव वालों की आंखें डबडबाई हुई है क्योंकि, देखिए थोड़ा मैं ज्यादा रुका, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुका, क्योंकि गांव के प्रसिद्ध संत नहीं रहे। ये समझ में आ गया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का यूज कहां करते हैं आप? एक वाक्य जब पूरा हो जाता है, यानी आपके कहने का मतलब पूरा बन जाता है, तो आप पूर्ण विराम का यूज करते हैं। जैसे राम घर जाता है, सिंपल में ले लेता हूं, राम घर जाता है, तो ये क्या है? एक वाक्य पूरा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना, पूरा ठहराव। ठीक है, पूर्ण विराम तो सभी लोग समझते होंगे कि पूर्ण विराम में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं सर। प्रश्न चिन्ह, अब प्रश्न कैसे पूछते हैं? किस कौन कौन सा वर्ड है जिससे प्रश्न पूछते हैं? कब, क्यों, क्या, कैसे। जैसे मैं पूछूं आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया या नहीं किया? किया ना, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आप कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपसे प्रश्न किया। आप क्या लाए हैं या आप क्या खाते हैं? राम क्या खाता है, आप क्या खाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का यूज यहां करते हैं, जहां पे कोई प्रश्न बने उसके अंत में क्या करते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गई। 3 नंबर आ गई, अरे सॉरी 3 नंबर आ गई। अच्छा, उपविराम या अपूर्ण विराम, ये मिस्टेकली छूट गया, मैं इसको बता देता हूं अभी तुरंत। देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में है आपका उपविराम। उपविराम का यूज हम कहां करते हैं? जैसे कोई किताब का शीर्षक है, किसी पुस्तक का शीर्षक, निबंध का शीर्षक, नाटक का शीर्षक, इन जगहों पे हम उपविराम का यूज करते हैं। देखिएगा जब आप संधि पढ़िएगा तो यही चीज आपका विसर्ग माना जाता है। लेकिन अब कहिएगा सर चिन्ह तो दोनों एक ही है, फर्क क्या है? फर्क यही है कि यूज, फर्क क्या है? यूज। ये विसर्ग जब आप पढ़िएगा, जैसे मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग, मनोयोग पढ़ते हैं ना, तो संधि में जब विसर्ग संधि पढ़िएगा ना, तो वहां भी इसका यूज मिलेगा। लेकिन ये विसर्ग नहीं है, यहां विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं आप, तब ये विसर्ग, जब विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तब ये विसर्ग नहीं है, ये विराम चिन्ह है। क्या इसका नाम है? अपूर्ण या उपविराम। इसका यूज हम कहां कहां करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आप लिखते हैं ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कभी आप लिखते हैं भारत एक नजर में, तो ऐसे तो नहीं लिख देते हैं ना, भारत एक नजर में। ये क्या है? एक तरह से आप क्या दिए हैं? इसका शीर्षक दे रहे हैं, तो यहां पे उपविराम लगाते हैं, उपविराम। ठीक है, अब यहां पे लिखना है हमको, मान लीजिए गोदाम। गोदाम किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। किसने बोला? मुंशी प्रेमचंद।
तो गोदान प्रेमचंद ऐसा लिखा हुआ कई बार देखते हैं आप, देखते हैं ना। तो नाटक हो गया, पुस्तक हो गया, उसके हेडिंग शीर्षक में इनका यूज करते हैं लेखक लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम, यानी पूरा विराम नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? गोदान प्रेमचंद। भारत एक नजर में, थोड़ा रुकाव होना चाहिए। भारत एक नजर में, तुरंत नहीं। भारत एक नजर में ऐसे नहीं। कलर चेंज कर ले, कलर में नहीं दिख रहा क्या इनको? वो सर पेन से कलर थोड़ा पेन, अच्छा पेन का कलर लीजिए सर बस। ओके 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 ओके, ठीक है, चेंज कर लिया। अब आ गया पीला पेन चेंज कर लिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? विस्मय या आश्चर्यचिन्ह। विस्मय या आश्चर्यचिन्ह, अब इस पे चलेंगे थोड़ा आगे। विस्मय या आश्चर्यचिन्ह, ओके। देखिए विस्मय या आश्चर्यचिन्ह, फिर से मोटा कर लेंगे। विस्मय या आश्चर्यचिन्ह, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये कब कहते हैं? जब शोक हो, हर्ष हो, हर्ष मतलब खुशी, दुख हो, है ना, घृणा हो। जैसे नहीं बोलते छी कितना गंदा आदमी है, छी, तो छी के बाद एक चिन्ह लगेगा। जैसा आपने बोला छी छी, तो यहां पे एक आपने विस्मय सूचक चिन्ह लगाने हैं, छी। अब बोलते हैं ना कितना गंदा आदमी है, ऐसा आपने कई बार यूज किया है ना, कितना गंदा आदमी है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, कितना गंदा आदमी है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या ये वाक्य जो दिया गया है इसके अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा। यहां पे आदमी है के बाद कुछ नहीं था, और पूछा गया एग्जाम्स में कि इसके बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अगर यहां कोई क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो पूर्ण विराम लगा दीजिए, ठीक। जैसे ओह, ओह, ओह क्या है? एक तरह का दुख है, दुख है ना। ओह तुम गिर गए, तुम गिर गए, ये आप किसी को बोलते हैं ओह तुम गिर गए, आहा तुम पास हो गए, बोलते हैं आहा। तो आहा का क्या वर्ड है? आहा हो गया, ओ हो गया, छी हो गया, हे भगवान, बोलते ना हे भगवान, ऐसे हे भगवान। तो हे भगवान के बाद आपको विस्मय सूचक चिन्ह लगाने हैं। हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, बोलते हैं ना, कई बार आप बोलते हैं, जैसे रिजल्ट आ गया या खराब हो गया, किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ, हे भगवान ये तूने क्या किया, होता है ना। तो ये है विस्मय सूचक चिन्ह। यहाँ पे आप आश्चर्य, शोक, घृणा, दुख, इन सब वर्ड्स के लिए आप एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो चिन्ह है उसका यूज करते हैं, यानी विस्मय या आश्चर्य चिन्ह का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट में विराम चिन्ह फिर से प्रयोग कीजिएगा जैसा आपको पूछा जाए, ठीक। चलिए संयोजक चिन्ह, अब ध्यान दीजिएगा संयोजक का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। देखिएगा संयोजन चिन्ह, यानी इसको बोलते हैं हाइफन। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आपको दिखे, मिटा दूंगा। संयोजन का मतलब होता है दिखना, सॉरी जोड़ना, जोड़ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है हाइफन, ये वाला चिन्ह, ये दो जगहों पे यूज होगा। आमतौर पे देखिएगा समास में, जब समास में देखिएगा समस्त पदों को एक साथ जब मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं समास। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो दो पदों को मिला दिया जाएगा, जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पे दो पद है, राजा एक पद हुआ और पुत्र दो पद हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे सम्मिलित रूप को? राजपुत्र। तो जैसे अगर यहाँ हाइफन का यूज हम आमतौर पे देखते हैं समास में, दिखाएंगे जब समास पढ़िएगा तब भी देख लीजिएगा। समास में देखेंगे वहां पे हाइफन का यूज, और कहां कहां देखेंगे वो भी देख लीजिए। अगर अपोजिट मीनिंग है, जैसे माता पिता दोनों अपोजिट है ना, तो बीच में क्या लगाते हैं आप? बीच में यही चिन्ह लगाते हैं, संयोजक चिन्ह लगाते हैं ना। माता पिता के बीच में लगता है ना, दिन रात, दिन रात के बीच में लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जैसा शब्द रहेगा, जैसे अगर मैं बोलूं रातों रात, रातों रात, तो यहां भी हाइफन लगेगा, देख लीजिए रातों रात। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रातों रात ये दोनों एक ही वर्ड है ना, तो शब्द की यानी शब्द की पुनरावृत्ति जब हो तब भी लगाते हैं। बार बार बोलते हैं ना, बार बार यही करोगे तुम, तो बार बार के बीच में भी आप ये संयोजक चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं विवरण चिन्ह। देखिए विवरण क्या होता है, अभी मैं क्या दे रहा हूं? विवरण ही दे रहा हूं, हर एक पॉइंट का क्या कर रहा हूं? विवरण कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं भारत में
अच्छा एक बात बताइए, भारत में अनेकों नदियां हैं या अनेक नदियां हैं? अनेक। क्यों अनेकों नहीं होगा? नहीं है। नदियां तो बहुत सारी हैं, तो अनेकों होना चाहिए ना। नदियां खुद ही बहुवचन है। क्या? नदियां ही सर पीछे से बहुवचन आ रही है। अच्छा भारत में अनेकों नदी है, ऐसा सही है? नहीं, नदी मतलब एक हो गया। ठीक है, एक बता नदी दें। की बात कर। चलिए खैर, अनेकों का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, अनेक खुद बहुवचन है, कहीं भी नहीं होगा। चलिए खैर, तो विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का विवरण देना। जैसे मैं बोलूं भारत में अनेक नदियां हैं, डैश, ये जो अर्थ करता है ना, अनेक नदियां हैं, ये विवरण। जैसे अब फिर लिखे गंगा, यमुना। एक बार कमेंट कीजिए आपको कलर का क्या इशू हो रहा है, एक बार कमेंट करिए जो कलर का इशू बोल रहे हैं, मैं इसको ठीक कर लूं फटाफट। डार्क मोड में लगा दिया। डार्क मोड में लग गया, बोर्ड नहीं। एक बार कमेंट करिए आप लोग लाइव वाले। इसको मोटा कर लीजिए कलम को थोड़ा सा। मोटा ही है ना, उसको दिख रहा होगा उन्हें। अब कोई कमेंट नहीं करेंगे, एक बार फटाफट कर लीजिए कमेंट आप। पेन मोटा कर लें, ब्लू कलर का यूज करें। अच्छा ठीक है, पेन मोटा कर लेंगे तो ठीक है, कर लिया, मोटा कर लिया। चलिए अब तो दिख रहा है ना, कलर भी चेंज कर लीजिए। अब कलर एक बार चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लू बोल रहे हैं, ब्लू, हाँ ब्लू दिख रहा है, ठीक है ब्लू कर ले। कोई डार्क कलर ले लिया, अब आप ले लिया, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विवरण चिन्ह में क्या करेंगे, भारत में अनेक नदियां हैं, उसके बाद विवरण देते हैं। जैसे लिखते हैं ना, अनेक नदियां हैं ऐसे। अब गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी देना है, ब्रह्मपुत्रा, दुनिया भर की नदियां दे दीजिए, है ना। तो ये हुआ आपका विवरण चिन्ह, समझ में आया। चलिए इंग्लिश बाकी देखते रहिएगा, आपको जो भी जहां जरूरत हो। अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह, अगर हम बोलो सबसे इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह अगर हम बोले तो ये है वो अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। दो प्रकार, ये तो है सिंगल और यह है डबल। हिंदी में क्या बोलेंगे, एकल उद्धरण चिन्ह, द्विउद्धरण चिन्ह, है ना। खैर देखिए इसका यूज हम कहां करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अवतरण या उद्धरण चिन्ह की, जहां किसी लेखक या पुस्तक या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बात को जो का त्यों रख दिया जाए, वहां हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक, आमतौर पे देखिएगा कहावतों में भी अवतरण चिन्ह का यूज मिलता है। आमतौर पे किसी चीज को इंगित करने के लिए अवतरण चिन्ह, लेकिन वहां सिंगल होगा। जैसे दिखाता हूं सिंगल वाला, पहले गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी को दिखेगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, मतलब ये इनका उपनाम हुआ, गोस्वामी तुलसीदास, ओके। तो ये इनका कहीं नहीं, आप देखिएगा ऐसे सिंगल यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा को कैसे हम दिखाएंगे, तो मैंने क्या बोला, किसी लेखक, किसी वक्ता, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने अगर कोई बात कही हो या कोई शाश्वत सत्य हो, जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा से यूज कीजिएगा, ईमानदारी, उसके बाद लास्ट में सर्वोत्तम नीति बंद कर दीजिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा ये ध्यान देना है कि ऐसे, ये देखिए अवतरण चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, मतलब शुरू में ये स्टार्ट होगा और लास्ट में ये बंद होगा, इस तरह से अवतरण चिन्ह ये होता है। क्लियर, मतलब मैंने स्टार्ट किया, ऊपर की ओर ले गया और लास्ट में बंद करते समय क्या लाया, नीचे की ओर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चिन्ह और आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, इसी के जैसा मिलेगा, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अवतरण चिन्ह समझ में आ गया, या उद्धरण चिन्ह कहां यूज करते हैं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। अब मैं लिखने का तो जगह है नहीं, पर यहां लिख देता हूं, एक दिखा देता हूं उसका एग्जांपल। जैसे अगर मुझे कहना हो, ये स्टार्ट किया, देश को राष्ट्रीय, नीचे में देखिए साहित्य चाहिए, ये मैंने लिखा, पूर्ण विराम के बाद ही इन्वर्टेड कोमा बंद कीजिएगा, ऐसे पहले नहीं कर देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण विराम के बाद होगा
ये किसने कहा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने। या अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुंशी प्रेमचंद। ये है आपका डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई कहावत को भी सर डाल सकते हैं। हाँ? कोई कहावत वगैरह या कुछ, क्या? कोई कहावत को डाल सकते हैं। हाँ, नाच न जाने अनवांटेड है, लेकिन वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होगा, ठीक, डाल सकते हैं। और यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना कि पूर्ण विराम के बाद ही आपको बंद करने हैं, क्योंकि बात आपकी कहाँ खत्म हुई? या चलिए आगे भी चलते हैं। अगला है आपका कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट का यूज कहाँ करते हैं बताइए? ब्रैकेट का यूज कहाँ करते हैं? आमतौर पे क्या करते हैं? जैसे समास के 6 भेद हैं, तो समास के 6 भेद, अब पहला ऐसे करते हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह यहाँ यूज कर लिया। और ब्रैकेट का चिन्ह यूज कहाँ करते हैं? जैसे वाक्य में जो प्रयुक्त पद विशेष के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मुझे स्पष्ट करना है राम, अब स्पष्ट करना है कौन राम। अगर एक सवाल ये उठा दे, मान लीजिए 4 राम, तो यहां पे हम लिख देंगे दशरथ पुत्र। तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी ये भी दिया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं, देखिए संज्ञा, मतलब संज्ञा मतलब क्या? तो नाम लिख दिए, तो ये ब्रैकेट का यूज किया ना मैंने। अब इसका यूज कहां होता है? बड़े वाले का। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला मैं दिखाता हूं कैसे होगा। बड़ा वाला यहां देख लीजिए, कुछ इस तरह होगा। ये है ये, तो जैसा लिखा हुआ है अनुवादित, उसको चुपचाप शॉर्ट करने के लिए अनुदित कर दीजिए, हो गया इसका यूज बड़े वाले का। ठीक है, तो कोष्ठक का यूज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चिन्ह यहां पे है नीचे वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा, लोप चिन्ह। कुछ चीजें ना गोपनीय रखी जाती है। जैसे एटीएम कार्ड को जब आप मशीन में लगाते हैं, एटीएम मशीन में, तो जब मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं ना, तो आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो क्या करके देता है? कुछ अंक लिखे होते हैं, बाकी अंक क्या होते हैं? गोपनीय होते हैं। ये वाले चिन्ह आपको दिखेंगे, कहीं कहीं दिखेगा कि जैसे आप मैसेज भी करते हैं ना, तो लिखे ना कि मुझे पता है डॉट डॉट डॉट, मुझे पता है डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कुछ है इसके अंदर, लेकिन आप वो शो नहीं करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं लोप चिन्ह। तो इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? वाक्य में कुछ छुपाना हो या कुछ तथ्यों को अंदर ही समाहित रखने हो, वहां पे क्या करेंगे? लोप चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए तारक या टीका चिन्ह। तारक या टीका चिन्ह समझिए क्या है? तारक या टीका चिन्ह, तारक या टीका चिन्ह समझिए। यहां पे स्टार प्लस और डबल प्लस दिया हुआ है। ठीक, जैसे किसी चीज को आपको दिखाना है, शो करना है, जैसे किसी विशेष चीज को शो कराना है। बुक्स में कई बार देखिएगा लिखा रहता है स्टार, और यहां मान लीजिए मैंने लिखा 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन लिख दिया। अब इसके पहले मैंने स्टार मार रखा है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में कुछ डिटेलिंग मैं बुक के नीचे दे देता हूं। बुक के नीचे देखिएगा कभी स्टार मार करके दिखाता है, तो किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में डिटेलिंग करने के लिए या उस संबंध में बताने के लिए स्टार मार्क का यूज करते हैं, यानी तारक या टीका चिन्ह का यूज करते हैं। कभी कभी ये चिन्ह मिलेगा, कभी ये चिन्ह मिलेगा, और कभी कभी ये वाला चिन्ह भी देखने को मिलता है, ऐसा वाला डबल डबल। ठीक है, तो तीनों चिन्ह को याद रखिएगा। आमतौर पे जो चिन्ह यूज होते हैं वो स्टार ये वाले होते हैं आमतौर पे। ठीक है, लेकिन तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, इसका भी यूज समझ में आपको आ गया। अब आते हैं पुनरुक्ति सूचक। मैंने कल भी बताया था, आज ही बता देता हूं, किसी भी चीज में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो चीजों को तोड़ना सीखिए। अगर आपको तोड़ना आता है तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, मतलब उक्ति मतलब होता है कथन, पुनः मतलब दोबारा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऐसा सूचक चिन्ह जो बार बार आए उसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। मार्क ऑफ रिपीटिशन, रिपीट समझते हैं ना, बार बार आना। अब देखिए मैंने बोला था कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये वाला चिन्ह ऐसा था, ये वाला कौन सा चिन्ह है बताइए जरा, ये कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा चिन्ह है? इन्वर्टेड कोमा। लेकिन ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा किस तरह से है, यहां मैं दिखा देता हूं। इस तरह डाउन, फिर इस तरह डाउन, दोनों डाउन है, दोनों डाउन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पुनरुक्ति सूचक। कैसे, कहां यूज करेंगे? जैसे देखिएगा कई बार अगर मैं ये एक एग्जांपल लूं, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन प्रतिदिन 5 बजे सुबह उठता है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल के बाद खेलने जाता है। बार बार मोहन का यूज क्यों करना? बार बार मोहन की यूज को रोकने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा ना, जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं चिन्ह चिन्ह चिन्ह, मैं जैसे लिखा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह,
हंस पद चिन्ह, तो चिन्ह के नीचे ऐसे ऐसे दे दीजिए। अब समझ आया? इसी को बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कोई डाउट हो तो पूछना है, आप लोग भी लाइव वाले पूछते रहिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। और लास्ट में भी मैं टाइम दूंगा, लास्ट में आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हंस पद। ये पूछा गया है आपसे, हंस पद। हंस पद क्या है? या त्रुटि चिन्ह इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बोलने लगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको लिखवा रहे हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिएगा मैंने क्या लिख दिया, पढ़िए क्या लिखा मैंने, क्या लिख दिया मैंने, संज्ञा के भेद होते हैं, या छूट गया 5, तो आप ऐसे करके यहाँ पे क्या करते हैं 5 लिखते हैं ना, तो यही वाला चिन्ह है। यानी जब आप हंसपद, ये याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, हंसपद, ठीक है ना। हंस कैसा होता है, देखिए ना, सर थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना हंस का, तो बस उठा देना इसको ऐसे। त्रुटि चिन्ह, यहां हमसे त्रुटि हो गया था, बीच में ऐसा होना चाहिए था, कई बार एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो संज्ञा के भेद होते हैं मैंने लिखा था, फिर आपको त्रुटि चिन्ह देके फिर 5 कर दिया। वाक्य में कई बार ऐसा होता है कि चीजों को लिखने के क्रम में छूट जाता है, लेखक से छूट जाता है। देखा है कभी बुक में देखा है कभी आपने ऐसा? कई बार देखा है। चलिए अब आता है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मार्क। ये देखिए ऐसा है, जैसे हमको कहना है किसी के बारे में कहना है, या मान लीजिए मुझे कहना है ऐसा, संज्ञा बराबर नाउन, ऐसा कह सकते हैं। मैथ में सब बहुत ज्यादा यूज होता है, 4 बराबर 2 + 2 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा हिंदी व्याकरण में भी कि किसी चीज को समान रूप से तौलना है, यानी तुलना करना है एक दूसरे का, तो बराबर का चिन्ह यानी ये वाले साइन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, इसको एक बार मिटा दो। चलिए अगला क्या है, अगला है लाघव। लाघव, अच्छा देखिए लाघव का मतलब क्या होता है। लाघव बना है लघु से, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अब हमको करना है लाघव चिन्ह, अब हमको करना है इसको छोटा। जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, कुछ मत कीजिए, ये डॉक्टर हो गया, यही है लाघव चिन्ह। जैसे आपको करना है, आप कभी क्या बने, कौन सा अधिकारी बनेंगे आप लोग? अभी आप लोग कौन सा अधिकारी बनेंगे? जैसे पदाधिकारी बन गया, तो पदाधिकारी उन्होंने लिख के ऐसा लिखा रहता है, कई बार आप देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, पदाधिकारी, ठीक है। बड़े वाले का और एग्जांपल, बड़े वाले कौन से हैं? अच्छा बड़े वाले इनको पूछ रहे हैं, ये डॉक्टर या पदाधिकारी। और उसी तरह अगर हम कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वैसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लिखते हैं ना, कई बार देखिएगा ऐसा लिखा मिलता है आपको, है ना। तो कहीं भी किसी शब्द को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंजीनियर लिखा रहता है ना कहीं की, देखिएगा कुछ नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा इंजीनियर, हो गया। तो किसी शब्द को छोटा करने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं, लाघव चिन्ह। एक है आपका पाद चिन्ह। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। पाद चिन्ह, इसको समझिए, और इसी से रिलेटेड एक चीज और आएगा आने वाले टाइम में। अब इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। कामता प्रसाद गुरु के बारे में आप सभी को मैंने बताया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने ऐसा बोला कि किसी शब्द के नीचे जो जैसे अंडरलाइन करते हैं ना, उसके नीचे लगने वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, पाद चिन्ह। और आपको एक चीज और बता दूं, पाद का मतलब होता है पैर, और ऊपर इसको क्या बोलते हैं, मस्तक, मतलब माथा, इसको क्या बोलते हैं, मस्तक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को, जहां पे हम लोग का एंटीना है, शीर्ष, ये शिखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखर या चोटी, हाँ कह लीजिए, है ना। तो नीचे वाले यानी नीचे लगेगा, शब्द के कहां लगाएंगे हम, नीचे। जैसे आपको लिखना है संज्ञा, अब इस शब्द के नीचे ऐसे लगा दिए, तो ये कौन सा बिंदु होगा, कौन सा चिन्ह होगा, पाद चिन्ह। जैसे आपने लिखा विशेषण, ये अंडरलाइन के जैसा ही है, समझ लीजिए बस। तो ये क्या, कौन सा चिन्ह लगा ऐसे, तो ये लगा पाद चिन्ह, ठीक है। चलिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह पे चलते हैं। दीर्घ उच्चारण, ये एस नहीं है एक्चुअली, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरह से है, ये भी नहीं बना, हाँ ये देखिए ये वाला बन गया, ये वाला। जैसे कभी आप बोलते हैं ओम, उच्चारण करते हैं ना ओम, तो लंबा सांस खींचते हैं ओम। किसी को पुकारने में राजेश, ऐसे राजेश, इस तरह से जब आप आवाज निकालते हैं
तो उसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसका सिंबल होता है ये। ओम के उच्चारण में देखने को आपको साफ साफ मिलता है। तो ओम हम कैसे लिखते हैं? ओ, ये और म, ओम हो गया, बस ओम। ओम, और ओम का उच्चारण तो जितना सांस है आपने उतना देर तक कर सकते हैं। दीर्घ मतलब देर तक, दीर्घ मतलब देर तक उच्चारण, जितना देर तक कर पाए, 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट कर पाएंगे? नहीं सर। पता चला कि नहीं पढ़ लिए। 2 मिनट तो पकड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यह 2 लास्ट वाले, अब इनको देखते हैं। अगला है पाद बिंदु, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था कि इसी से रिलेटेड कुछ आएगा यहाँ, पाद बिंदु। और लास्ट है समाप्ति सूचक। पाद बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप यहां मैं दिखा देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिरोरेखा। क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। इस यहां पे मैं लिख देता हूं, सिरोरेखा। ये हमारा सब था, इसके ऊपर एक रेखा खींच दिए, सिरोरेखा हो गया। बस सिंपल याद रखने का तरीका बता दिया मैंने, सिरोरेखा, ठीक है ना। यहां पे मैं 4 बिंदु लगाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक याद करना है, उसके बाद करते रहिएगा। एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा। किसी भी शब्द के, किसी भी अक्षर, शब्द मैं बोल रहा हूं, किसी भी अक्षर के 4 प्रकार से, किसी भी अक्षर पर 4 प्रकार से बिंदु लगाए जा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, इसको समझ लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। ये इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार ये हमेशा स्वर के साथ लगता है, ये भी याद रखिएगा। कहां लगेगा? स्वर के साथ। अब कहेगा सर हंस लिखा है मैंने, हाँ तो व्यंजन है। जैसे मैं बोलूं कि सर मैंने तो हंस लिख दिया, ये तो मैं हा पे बिंदी लगा दिया, ये तो व्यंजन है। किसने बोला कि हा व्यंजन वर्ण है? तो बोलेगा सर आप ही भी अभी आने वाले टाइम में पढ़ाइएगा कि हा व्यंजन वर्ण है। बोलेगा हाँ हा व्यंजन वर्ण है, बिल्कुल व्यंजन वर्ण है। हाँ तो व्यंजन वर्ण है ना। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, अ से लेके अ तक। तो आप बोलेंगे सर दोनों बात आप ही बोल रहे हैं, इसमें छिपा हुआ है स्वर। अब मैं दिखा दूं, ये देखिए, ध्यान दीजिए। इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको तोड़ू तो हा हलंत जोड़ बराबर होता है हा। तो छिपा ही होता आ तो छिपा होता है, तो लगा है इसी पे। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी तो लगा तो हा पे ही है, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वर पे ही लगता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो अनुस्वार आपका स्वर के साथ लगेगा, पहला चीज, ठीक। दूसरा ये वाला बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं? और ये वाला बिंदु 2 जगह लगता है। एक तो लगेगा ड़ पर, नहीं सॉरी, ये सामने है ना, ये एक जगह लगेगा, और वो है, ये क्या है लिखा हुआ? अंग, अंगा पे लग गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, 2 जगह और ये लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम? इस बिंदु को बोलेंगे पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं वो भी सुन लीजिए। क ख ग घ अंग, कैवा वर्ण हुआ? पांचवा अक्षर हुआ ना, वर्ण बराबर अक्षर। तो 5वां अक्षर जब होगा तो पंचमाक्षर हुआ, यानी अंग पे लग गया। ये क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं क्षिप्त व्यंजन, इसको बोलते हैं ताड़न जात बिंदु, ताड़न जात, या इसी को बोलते हैं फेंका हुआ बिंदु, ठीक, फेंका हुआ बिंदु। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2 जगहों पे लगता है, ये 2 जगहों पे लगता है। एक तो लगेगा ढ़ और दूसरा लगेगा ढ़। देखिए मैंने कहा ढ़, मतलब मेरे उच्चारण में एक संघर्ष है। ढ नहीं बोल रहा मैं, ढ में तो कोई संघर्ष नहीं, ढ़। तो दोनों उच्चार संघर्ष हुआ, इसमें घर्षण हुआ, तो ये 2 जगहों पे लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता, और नुक्ता लगता है 5 वर्णों पे। अब देखिएगा कौन कौन, मैं पहले लिख लेता हूं, देन उसके बाद पढ़ूंगा इसको। ख ख घ ज फ, मतलब मेरे उच्चारण में क्या आएगा? घर्षण आएगा, इसी को बोलते हैं नुक्ता। क्लियर है? क्लियर है? दिक्कत हो रहा है? सुन के लग रहा है अजीब कि पता नहीं सर कहां से ये सब पढ़ा रहे हैं, है ना? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको जानना चाहिए कि क्या क्या है अनुस्वार आपका। ये ऊपर जब भी लगेगा, जैसे कोई यहाँ पे मैंने कोई एक शब्द रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क रख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या रखा? क,
तो क के आगे जो बिंदु लगेगा, मतलब क के आगे तो लगेगा नहीं क्योंकि ये एक ही वर्ण लगता है, तो अंग बन गया। क के पीछे लगा तो क्या बनेगा? नुक्ता। क के नीचे कभी नहीं लगेगा, दो ही अक्षर हैं, ड़ ढ। तो यहाँ पे लगेगा कि उच्छिष्ट या ताड़नजात या फेंका हुआ बिंदु इसे कहते हैं। अब आते हैं कि पाद बिंदु इनमें से किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पाद बिंदु हम किसे कहेंगे, है ना? तो पाद बिंदु कहेंगे ये वाला, कहाँ गया? ड़ और ढ। पाद मतलब क्या होता है? मैंने अभी तुरंत बताया था। पाद मतलब क्या होता है? पैर। इस अक्षर का पैर कौन सा है ये बताइए? इस अक्षर का पैर तो ये है ना, तो ये दो वर्णों पे लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाद बिंदु का यूज हम करेंगे दो ही जगह, ड़ और ढ पे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आता है लास्ट आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह किसी भी बुक में लास्ट में देखिएगा वो दो तरह से लिखते हैं, ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। समाप्त हो गया तो विराम चिन्ह हो गया समाप्त। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, विराम चिन्ह से संबंधित बात कोई पूछ लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। चलिए देखिए, वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होता क्या है बताइए? वर्ण क्या होता है? सर ऐसे कहेंगे वह एक छोटी सी 19 नंबर बता दीजिए। 19 नंबर कौन सा था? पाद बिंदु अभी तो बताया मैंने, क्रीड़ा और ढ, ड़ा और ढ। 19 नंबर ये है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी जो बताया सिरोरेखा के नीचे वाला भाग, यानी सिरोरेखा के नीचे वाला भाग जो था उसको हम बोलते हैं उच्छिष्ट ताड़नजात बिंदु या फेंका हुआ बिंदु। दो वर्णों पे लगता है, ड़ और ढ पे, तो उसी का ये सिंबल है। ठीक है, चलिए बताइए वर्ण क्या है? वर्ण फटाफट बताइए, वर्ण क्या है? सब कोई है कि कोई एक छोटी सी इकाई जिसको टुकड़े ना किए जा सके। एक कहानी सुनाता हूं पहले, तब टुकड़े कीजिएगा। मजा नहीं आ रहा है ना? कहानी सुनाता अच्छा हूं, लगा सब टुकड़े। 2 मिनट का कहानी सुनाता हूं, उसके बाद चलते हैं, है ना? अरे ये जो आपने प्रिंस कुमार शर्मा आपने जो ये लिखा है ना, उसका भी यूज कहीं कहीं होता है। ये भी है आपका कोष्टक चिन्ह है। बड़े कोष्टक का तो बता दिया कि किसी भी चीज को अगर छोटा करके लिखना है तो बड़े कोष्टक का यूज करते हैं हम। जैसे अनुवादित को मैंने अनुदित लिखा था ना, उसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जिनको छोटा करके लिखना है तो वहां पे यूज कर लेंगे। बाकी लास्ट में डाउट पूछ लीजिएगा आप लोग, लास्ट में मैं टाइम दूंगा, लास्ट में भी पूछेगा। पहले एक कहानी सुनिए। कहानी सुनने के नाम से तो बड़े के चेहरे खिले उठे होंगे, है ना? चलिए सुना देता हूँ फटाफट। एक बार की बात है, इसके बाद वर्ण पे आएंगे फटाफट, ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट लेंगे। एक बार की बात है, आप लोगों के लिए बहुत मतलब इंस्पायर कहानी करने वाली कहानी है। ध्यान दीजिए इधर, आप लोग दोनों ध्यान दीजिए इधर। तो एक बार की बात है, एक प्लेन में काफी लोग सफर कर रहे थे। ठीक है, प्लेन में काफी लोग सफर कर रहे थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, होगी 7-8 साल की। वो गेम खेल रही थी, वीडियो गेम आते हैं ना, वीडियो गेम, वो खेल रहे थे। अचानक पायलट दल उधर से निकला, आते हैं ना, और अनाउंस करते हैं। उसमें ये बताया गया कि प्लेन में टेक्निकल खराबी आ गई है ना? प्लेन में टेक्निकल खराबी आने की वजह से प्लेन कभी भी क्रैश हो सकती है। अब सारे यात्री हड़बड़ा गए। उसमें जो भी मतलब बूढ़े यात्री, बूढ़े बूढ़ी सफ़र कर रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं कि अब तो मिलना नहीं है, अब तो गए। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे घर वालों को अच्छे से देखना। कुछ लोग मन्नत मांग रहे हैं, है ना? उसी में कुछ अपने थे जो एक साथ मिल रहे थे। ये बच्ची मस्त होकर गेम खेल रही थी। तो बगल में एक व्यक्ति था, उसने पूछा इस बच्ची से, उस बच्ची के बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा कि बेटा हमको एक बात समझ में नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्लेन क्रैश होने वाला है कुछ देर में और तुम गेम मजे से खेल रही हो। तो बच्ची बड़ा मुस्कुरा के बोली कि हाँ सुनाई तो दिया अंकल, मैं तो गेम खेल रहा हूँ, सुनाई दिया है, ये अनाउंस किया उन्होंने, मैंने सुना है, मुझे अच्छे से पता है कि प्लेन क्रैश करने वाली ऐसी सूचना चालक दल ने दी है, लेकिन प्लेन क्रैश नहीं होगी। अब तो वो फटी आंख से देखने लगा बगल का व्यक्ति कि ये कैसे कह रहे कि प्लेन क्रैश नहीं होगी।
तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आखिर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि प्लेन क्रैश नहीं होगी। उस बच्ची का जवाब सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, चाहे किसी भी एग्जाम के हों, ये आपके लिए बहुत बड़े काम की चीज़ है। उस बच्ची ने एक जवाब दिया। उस बच्ची ने ये बोला कि ये प्लेन क्रैश कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पापा हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं। अगर कुछ वैसा होना होगा तो पापा जरूर बताएंगे, और इस प्लेन को उड़ाने वाले मेरे पापा हैं। और कुछ ही देर बाद टेक्निकल टीम फिर आई चालक दल और बोला कि प्लेन में जो खराबी थी टेक्निकल वो ठीक हो चुकी है और प्लेन लैंड हो चुका है। आप अपने ऊपर इतना विश्वास तो रखिएगा कि एग्जाम निकल जाए। अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी होता है, जैसे उस बच्ची को अपने पापा और अपने ऊपर विश्वास था। ठीक है, चलिए कहानी हो गया खत्म, अब बढ़ते हैं वर्ड वाला में। आप लोग कहानी में मत डूब जाइए, निकलिए वहां से, है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, एक वर्ड यहाँ पे आता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं पहले ज, ह, क, ल, ये क्रमबद्ध है? नहीं। क्रमबद्ध का मतलब एक लाइन से, जैसे क से स्टार्ट करते हैं, अ से स्टार्ट करते हैं ना, अ, आ, तो उसी तरह से आपका क्रमबद्ध रूप से आएगा। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। लेकिन मैंने पूछा वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण एक अक्षर को कहते हैं या ध्वनि को कहते हैं। आगे देखिए, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब यहाँ एक दो बातों को लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि हम वर्ण के भी तो खंड करते हैं। जैसे एक वर्ण है, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये बताइए। अगर मैं बात करूं वर्णमाला में, अरे कहानी से निकल जाइए आप लोग, और कहाँ उधर फंसे हुए हैं अरबी फारसी से आने वाले शब्द, आप लोग आगे निकल के आइए। अब लास्ट में मैं टाइम दूंगा, पूछिएगा, और लास्ट में टाइम में दूंगा 10 मिनट 5 मिनट, जरूर क्वेश्चन जो भी होगा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा उस टाइम। अभी अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। वर्ण, वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी में कितने? 52। इंग्लिश में कितने हैं? सोचिए कि इंग्लिश में डबल वर्ण है यहाँ। अगर हिंदी तरीके से पढ़ा जाए तो क्या होगा? आपको अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़ना भी चाहिए। खैर आपके एग्जाम पर्पस से ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ध्यान रखिएगा। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। लेकिन मैं एक वर्ण लेता हूं, अभी दिखाता हूं आपको, एक वर्ण ही लेता हूं। वर्ण टोटल आपने 52 कहा, 52 कहा ना, 52 में एक वर्ण मैं लेता हूं क। फिर से आगे लाल, 52 में मैंने क्या लिया? क लिया, क एक वर्ण है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? बहुत छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना, मैं यहां बोल रहा हूं ध्वनि की खंड नहीं करना है। क में 2 ध्वनियां, क और अ 2 है। अगर मैं इसके खंड करूं इस वर्ण के, तो क हलन जोड़ अ। संधि पढ़ने के लिए ये वर्ण आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, पहला कंडीशन यही है। दूसरा, कभी भी आप कोई वर्ण है, अगर आपको उस वर्ण का आपने खंड किया है, तो इस अ को मिटाना है, तो इस हलंत को हटा दीजिएगा। हलंत मतलब क्या होता है? आधा। वर्ड आधा नहीं होता है, संयुक्त बोला जाता है। जैसे मैं अगर कहूं वाक्य, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? व आकार आधा क य। ये तो बोलने वाली बात है कि हम लोग बच्चे में स्कूल में ऐसे पढ़ते थे ना, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, ये आधा नहीं है, क या संयुक्त है, य के साथ क संयुक्त है, तो क्या बोलेंगे? व आकार क य संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। तो जब भी हलंत को हटाना हो, इस हलंत को, इस अ को मिटा दीजिए। मैं एक बार मिटा देता हूं, इस अ को मिटाइए, इस हलंत को हटाइए, पूरा हो गया का? यही है फंडा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वर्ण और उच्चारण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई वर्ण है तो उसके उच्चारण को आप हटा नहीं सकते हैं। भाषा की न्यूनतम क्या नहीं हटा सकते? हाँ, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि या अक्षर। ये भी आप याद रखिएगा, ध्वनि, वर्ण या अक्षर। ये एक आध बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण जो होंगे, जो भी आपने ध्वनियां निकाली, उसका लिखित रूप होगा। आप लिखते हैं ना, क से लेके अ से लेके फिर लास्ट कहां तक जाते हैं आप? स्र, ज्ञ, स्र, त्र, छ। चलिए, हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण 52। अब इसका मैं डिवीजन दिखाता हूं, 52 को कैसे हम डिवाइड करते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब देखिए 52 में क्या है? स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 41। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मैं इसका डिवीजन करूंगा, कैसे कैसे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं भाव। स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? भावेल। 11 भावेल नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में भावेल कितने हैं? वो तो रट बैठे हैं, लेकिन हिंदी वाले नहीं रटे हैं ना। अभी मैं आज देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ ना, टेंशन मत लीजिए, अभी आएगा कवर्ग चवर्ग पवर्ग तब पूछूंगा मैं।
कि आप लोग हिंदी कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं आप लोग, है ना। स्वर वर्ण कितने 11 हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से तो 2 ही टाइप के, लेकिन 3 टाइप के बटे हुए हैं। पहला ह्रस्व स्वर, यहां मैं इनको दिखा देता हूं हिंदी में। ये ऐसे लगा हुआ है ह्रस्व, ये ऐसा लगा हुआ ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। अ, ई, उ, री, बस सिंपली अ, ई, उ, री, एकदम आराम से आप बोल दिए। ये 4 हैं टोटल। कितने हैं? देखिए आपके यूपीपीएससी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, अर्ध समृद्ध, समृद्ध, विवृत, ये सब पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे तो मिलेगा। यही सब चीज आपको दिमाग में रखने हैं कि ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ कौन है, संयुक्त कौन है। अब दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। ये कितने? 3। आ, देखिए अ से ज्यादा लगा ना, आ, ई, ये दीर्घ ही है, मतलब बड़ी वाली। अच्छा, इस वाले ई को मैं यहां दिखा देता हूं, ऐसा बोलते हैं। इस वाले ऊ को ऐसा बोलते हैं। इस वाले आ को समझ ही गए। इस वाले ई को ऐसे का बोलते हैं, इधर का, ऐसा हो गया। इस वाले ऊ को इधर का बोलते हैं, यानी बड़ी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त 4 है। अब देखिए ए, ओ और अ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको दिखाते हैं आगे, और डिवीजन किया हुआ है। तो कितने हुए टोटल? 4, 3, 7, नहीं 4, 3, 7 और 4, 11 वर्ण, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन, उसका भी डिवीजन करेंगे, उसका भी उच्चारण स्थान आपको पढ़ना है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी देखना है। कॉन्सोनेंट ये है 41। अब 41 में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है। 41 में स्पर्श, देखिए ऐसे एक्चुअली होगा स्पर्श व्यंजन, चूंकि ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा स्पर्श ऐसे होगा ना। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25। अब आप लोगों की परीक्षा में बताइए क वर्ग में कौन कौन आएंगे? 5 सब में आएंगे। या वाह, वेरी गुड। अंगा बोलते हैं इसको, या नहीं बोलते हैं। अब दूसरा बताइए चवर। हाँ, अभी आपने पकड़ा या। चलिए इसमें बताइए। अच्छा, पहले त आएगा कि ट आएगा? ट आएगा। भूल तो गया आप लोग। इसके नीचे बिंदी मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ताड़नजात बिंदु हो जाएगा वो, फिर ताड़नजात वो संघर्षी हो जाएगा। तवर्ग में पवर्ग में एक बात मैं बता देता हूं, यहाँ पे इन वर्णों को बोलते हैं, इन वर्णों को पंचमाक्षर बोलिए, या इन्हीं को बोलते हैं अनुनासिक। इसमें एक और आता है अनुनासिक में, आगे मैं बताऊंगा, डिटेलिंग में कर दूंगा। इसमें एक और आता है अंग, ये स्वर है। चूंकि देखिए अंग अ को तो कुछ नहीं बोलता है, लोग बोलता है अयोगवा है ना, स्वर में है ना व्यंजन में है, लेकिन कुछ मान लेते हैं कि नहीं व्यंजन नहीं है। खैर मैं स्वर नहीं लिखता हूं, है ना, स्वर लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। अंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको बोलिए नाक से उच्चारण जिसका हो उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक अंग। नाक बंद कर दीजिए, बोल ही नहीं पाएंगे आप। नाक पूरी तरह बंद हो, बिल्कुल श्वास न जाए, तब हो जाएगा या न न म, ठीक है। पंचमाक्षर है ये। चलिए आगे आते हैं, यहां तक हो गया ना क्लियर? तो टोटल कितने थे? 25। 5 सब में तो 25 हो गए। चलिए 25 तो हो गए, टोटल हमको लाने कितने? 41। अब आइए आगे, अब आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन या नए व्यंजन। इतने नाम है, नाम भी याद रखने हैं आपको। ये 2 है, मैंने अभी तुरंत बताया था, ड़ और ढ। ढ ढ, आवाज एकदम संघर्षी आना चाहिए, है ना, थोड़ा सा घर्षण होता है इनको बोलने में। और फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ये सब याद रखने हैं आपको, याद कर लेने हैं। या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अब आते हैं उष्म व्यंजन, तीनों स। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य श। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श। इसको बोलते हैं दंत स। क्यों ऐसा बोला गया? तालव्य श का तालु के साथ उच्चारण हम करेंगे, मूर्धन्य श का ये मूर्धा से करेंगे, ठीक है। और ये दंत से मतलब दांत से, स दांत बंद कर दीजिएगा, होगा ही नहीं उच्चारण। और एक ह, ये उष्म व्यंजन 4 है टोटल। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? 6। अभी दिखाएंगे आगे संयुक्त व्यंजन। 6 किसके योग से बना है? जैसे क जोड़ स,
अभी दिखाएंगे आगे। छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे लिखना है श्रवण कुमार, है ना श्रवण कुमार, तो ये वाला श्रवण कुमार, ठीक है। अयोगवाह। अब अयोगवाह का मतलब क्या होता है, एक चीज आपको फिर से बता देता हूँ, आज मौका भी मिल गया, बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अयोगवाह, अयोगवाह। देखिए किसी भी सार्थक शब्द, मैंने क्या बोला, किसी भी सार्थक शब्द के पहले 2-3 ट्रिक बताता हूं, आराम से याद रखिएगा। कोई भी एक सार्थक शब्द है, उसके पहले अगर आप अ लगाते हैं तो ये देगा अर्थ नहीं का, ठीक। अगर आप किसी भी सार्थक शब्द के पहले स या सु लगाते हैं तो ये अर्थ देगा अच्छा का। अच्छा हो सकता है, परोपकारी टाइप का हो सकता है ना। जैसे मैं अगर बोलूं, कोई एक वर्ड बताइए सार्थक शब्द जिसके पहले अ लगा दे। सत्य तो कल ही चर्चा हो रहा था ना, और बताइए। चलिए ना सत्य ले लेते हैं। असत्य लगा दिया अगर मैंने तो ये क्या हो जाएगा, अ मतलब नहीं सत्य। हमेशा याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में लगभग जितने भी वर्ड है, लगभग अधिकांशतः वर्ड में बोल रहा हूं, उस सार्थक शब्द के पहले अगर अ लगा देते हैं तो क्या अर्थ देता है, नहीं का, ठीक है। इसने क्या कहा, अयोगवाह, योग वाह, किसी के साथ ये जुड़ा नहीं है, अ मतलब नहीं जुड़ा हुआ, अ मतलब योग मतलब जुड़ना, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अ मतलब नहीं जुड़ना, तो ये किसी के साथ ना तो स्वर के साथ है ना व्यंजन के साथ है ये, ठीक है। चलिए क्या, सु जैसे बोलते हैं ना सुपुत्र। अब देखिए पुत्र है, इसमें सु लगा दिए, सुपुत्र मतलब क्या होता है, पुत्र का मतलब नॉर्मल बेटा, तो सुपुत्र का मतलब नाती, ये कहां से आ गया, सुपुत्र का मतलब अच्छा बेटा। पूत, पूत मतलब ही बेटा होता है। सुपूत, सपूत, सपूत, सपूत मतलब अच्छा, जिसे नहीं बोलते हमारे देश के वीर सपूत मतलब अच्छे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 45, ये भी याद रखिएगा। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 45। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, फटाफट आप देख लीजिए एक बार, आप लोग भी देख लीजिए। ये है अ से लेके अ तक, ये स्वर है, ठीक। अ से लेके अ तक क्या है, स्वर है। अ से लेके जो अ तक है वो क्या है, स्वर है, ठीक है ना। अ से लेके अ तक ये स्वर है, कितने स्वर गिन लीजिए। अब अ को क्या बोलते हैं हम, अभी तुरंत बताया, अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक। क वर्ग, क वर्ग में कितने आएंगे, च वर्ग में कितने आएंगे, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में 5, तो कितने हुए टोटल 25। उधर जोड़ लीजिए, य र ल व तलश मूर्धन्य श दंश ह, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए 45, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं एक आपके काम की चीज, सरकारी स्तर पर प्रचलित कुछ ध्वनियां हैं 49, 3 ध्वनियां, इनमें से सरकारी स्तर पर प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, करने के लिए कर लीजिए, लेकिन आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। कौन कौन, अभी आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, 11 स्वर होंगे और 38 व्यंजन होंगे। 3 व्यंजन कौन सा नहीं होगा, ड़, जो ड़ जिसको क्या बोलते हैं नीचे वाला, ड़ और स्र, ये नहीं है, बाकी आपके टोटल 49, ये याद रख लीजिए, नॉर्मल टाइप से है। स्वर वर्ण, अब आते हैं स्वर वर्ण। नंबर 1 किसे कहते हैं, ये तो था संख्या। 52 का मैंने क्या किया, डिवीजन किया, 52 का वर्गीकरण किया, 52 को दिखा दिया कैसे कैसे स्वर है, क्या क्या है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जो पहली बार इतने डिटेल में आप देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट, अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देखना है ताकि चीजें एकदम याद आ जाए। और अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो कल क्लास में पूछना है कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा था, यहाँ बता दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन इस सब चीज को आप अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, जीवन भर काम करेगा। पहला स्वर वर्ण में आते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से, यहां से मुंह से, कंठ से, कंठ कहां है यहां, तालु कहां है अंदर, तालु से, आदि से अबाध रूप से निकलती है। अबाध मतलब कोई बाधा नहीं होना चाहिए, बाधा है, कोई बाधा नहीं, तो उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 जो कि दिया हुआ है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हम लोग क्या बोलते हैं हर्ष, छोटी ई बड़ी, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ये है टोटल कितने 11। अब आगे बढ़ते हैं आगे, स्वर वर्णों का अब वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये बने हुए हैं। तो पहले तो ये बता देते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण समझते हैं ना, वर्गीकरण समझते हैं ना, क्लासिफिकेशन कई आधार पे किया जाता है, रूप के आधार पे, बनावट के आधार पे, है ना, उत्पत्ति के आधार पे, ऐसा होता है ना। तो उसी टाइप से पहला आता है मात्रा के आधार पे,
ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ओरिजिनल स्वर, मूल मतलब ओरिजिनल स्वर 4 है, अ ई उ री, ठीक है। दीर्घ स्वर 7 है। अब देखिए मैंने क्या बोला, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। इसी में फिर आएगा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में एक्चुअली यहाँ पे 4 ही होना चाहिए था, 4 3 7, यहाँ पे 3 होगा, फिर ये तो संयुक्त में आ जाएंगे ना, ये 3 हटा दीजिएगा, यहाँ संयुक्त स्वर 4 है, ये हटा दीजिएगा, मैं इनको मार्क कर देता हूँ एक बार। चलिए आगे तो थे, आगे थे ना, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे कैसे। ये आपके 3 है, ठीक है, बाकी 4 यहाँ आएंगे, यहाँ इस वाले में, नीचे वाले में। अब संयुक्त स्वर समझ लीजिए क्या है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बने, जैसे मैं बोलूं संयुक्त मतलब जोड़ना, संयुक्त मतलब जोड़ना। ए कैसे बना है, ये वाला ए, तो अ और छोटी ई को जोड़ने से क्या बनता है? ए। इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ए, अ और ए को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? ए। देखिए ये अभी भले पता लग रहा हो, लेकिन जब संधि पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना है। ये इसको इजीली नहीं लेना है, इसको एकदम सीरियसली लेके पढ़ना है अच्छे से। जो भी डाउट हो पूछ लेने हैं, लेकिन याद कर लेने हैं। ओ, अ और उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ। और अ कैसे बनेगा? अ और ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अ बन जाएगा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आते हैं अगला, अब आते हैं जीभ के भाग के आधार पर। अब जीभ के कितने भाग हैं? स्वाद के अनुसार देखिएगा तो कितने कितने हैं? अभी बायोलॉजी में पढ़िएगा, स्वाद के अनुसार कितने हैं? आगे वाला क्या है? मीठा देता है। साइड वाला क्या देता है? खट्टा, नमकीन देता है ना पहले, पीछे वाला तो कड़वा, फिर खट्टा देगा, फिर लास्ट में क्या देगा? कड़वा, पीछे वाला, है ना। खैर वो चीज नहीं है यहाँ। जीभ के भाग के आधार पे अग्र स्वर, जीभ के अग्र भाग द्वारा उच्चारण, जीभ के अगले भाग द्वारा जब उच्चारण होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अग्र स्वर बोलेंगे, ठीक है। ये कितने हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर, उच्चारण जीभ के मध्य भाग से। अब जीभ को इन्होंने 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा है। जीभ के भाग के आधार पे आगे वाला, बीच वाला और सबसे लास्ट वाला। मध्य भाग, उच्चारण जीभ के मध्य भाग से अ, बीच वाले से होता है, ठीक। अब ये तो करके दिखाने वाली बात, ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट स्वर प्रयोग करना, कर लीजिए, प्रयोग घर में कर लीजिएगा, आप लोग भी बैठ के करते रहिएगा। करना। स्पष्ट स्वर, उच्चारण जीभ के पिछले भाग से, लास्ट वाले भाग से होगा आ। देखिए आ जब बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलेगा आपका, आ पूरा मुंह, मतलब लास्ट वाला खुलना चाहिए। ऊ, फिर दीर्घाऊ, ओ, अ पूरा खुलना चाहिए, तो क्यों पीछे है। जीभ का अगला भाग है ना अ। देखिए जीभ का अगला भाग, देखिए जैसे जीभ के अग्र भाग ई, ई, ई पूरा खुल नहीं रहा है, लेकिन आप बोल तो दीजिए अ, बिना थोड़ा सा खोले हुए नहीं खुलेगा ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जीभ के उठने के आधार पे, अब देखिए जीभ उठाइए, कई वर्गीकरण किए गए हैं। जीभ के उठने के आधार पे ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्णों के उच्चारण में जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे समृद्ध वर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए, आप ही के एग्जाम में पूछे गए, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। जब जीभ बहुत नीचे हो जाती है तो उसे विवृत वर्ण कहते हैं, और जब इन दोनों के बीच की स्थिति होती है तो उसे अर्धविवृत या अर्ध समृद्ध कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दो। जीभ के उठने के आधार पर जीभ कितना उठ रहा है। स्वर वर्णों के उच्चारण में जब जीभ बहुत ऊपर उठती है, जीभ उठाइए बहुत ऊपर उठती है, तो उसे क्या कहते हैं? समृद्ध वर्ण। जब बहुत नीचे हो जाती है जीभ तो उसे विवृत वर्ण, और इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या बोलते हैं? अर्ध विवृत या अर्ध समृद्ध। अब यहाँ पे चारों का देखिए लिखा हुआ है, एक एक दिखा देता हूँ। समृद्ध यानी क्लोज, समृद्ध यानी क्लोज। ऊपर में क्या बताया मैंने? देखिए समृद्ध वर्ण, जब जीभ बहुत नीचे हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? विवृत वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, समृद्ध यानी क्लोज, मुख द्वार लगभग बंद होगा, मुख द्वार लगभग बंद होगा। ई, ई, उ और दीर्घाऊ उ। विवृत वर्ण यानी ओपन, मुख द्वार पूरा खुलेगा। विवृत वर्ण आ, देखिए आ कह के दिखाई तो कम मतलब मुंह खोले हुए, कम मुंह खोल के आ करके दिखाइए। मम्मी भी बोलती है कि बेटा एक टुकड़ा रोटी ले लो, आ करो, छोटा करते तो थोड़ा और बड़ा कर दो, है ना। तो आ विपरीत स्वर है, विपरीत स्वर है, याद रखिएगा। ये पूछा गया एग्जाम्स में आपके। समृद्ध कितने हैं? तो मुख द्वार लगभग बंद होगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 4 है ये। और विवृत कितने हैं? तो एक, मुख द्वार लगभग क्या रहेगा? पूरा खुला रहेगा, आ कर दीजिए, विवृत, ठीक है। अर्ध समृद्ध, हाफ क्लोज, मुख द्वार आधा बंद है, ए, मुख द्वार लगभग आधा बंद है, ए और ओ। और फिर अर्ध विवृत,
ये हाफ ओपन रहेगा, है ना, मुख द्वार आधा खुलेगा, जैसे अ ए ओ, ठीक है ना, अ ए और ओ। क्लियर है यहाँ तक? सर इसमें खास डिफरेंस तो नहीं है क्या? क्यों डिफरेंस नहीं? बहुत डिफरेंस है। उच्चारण समझ जाएगा तो बहुत डिफरेंस है, क्यों नहीं? उच्चारण से ही है वैसे तो। जीभ के आधार पे हम देख रहे हैं ना, जीभ के आधार पे बहुत उच्चारण। अब आपको बोलना है, आप ये बोलना है, मैं बोलूं ई बोली छोटी और आप, तो अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। इसमें बता रहा हूँ। किसमें? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड फोर्थ में हाँ थोड़ा अंतर है। मुख द्वार आधा बंद रहेगा, मुख द्वार आधा खुला रहेगा, थोड़ा अंतर तो है बोलने में भी। ए, अब देखिए ए बोलिए आप, ए खुला, खोल के देखिए, प्रयोग करके देखिए घर में। अब आइए होठों की स्थिति के आधार पे शुक्र मनाइए कि जो व्याकरण के आचार्य थे, जो व्याकरण बना रहे थे, वो स्वर और व्यंजन में ही निपट गए। पता चलता है ऐसे अगर 10-12 होते तो फिर आप लोग निपट जाते हैं। संस्कृत वाले तो सब बोलते हैं संस्कृत को शुद्धिकरण करके ही तो परिष्कृत भाषा करते करते तो हिंदी में लाए। मतलब शुक्र मनाइए, जैसे आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, शुक्र मनाइए कि विदेशी आक्रमणकारी, चाहे भारत के जो भी राजा हुए, चाहे विदेशी जो भी राजा आके यहाँ निवास किए, शुक्र मनाइए कि कम ही लड़ाइयाँ लड़ी। 400-500 लड़ाइयाँ और लड़ी होती तो आप लोग की हालत खराब हो जाती पढ़ते पढ़ते। खैर, होठों की स्थिति के आधार पे अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, होठों की स्थिति के आधार पे अवृतमुखी यह है 6, वृद्धमुखी यह है 4। अवृतमुखी समझिए किसे कहते हैं, ठीक है? अवृतमुखी स्वरवर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्त समझते हैं ना, वृत्त कैसा होता है? गोला होता है। होठ गोला होगा। अब ऐसे मुंह करके आ तो नहीं बोल सकते हैं, गोला ही होगा। पूरा गोला होता है मुंह, है ना? ई ए, है ना? तो ये आपका क्या होगा? अवृतमुखी। जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो, मतलब होठ का आकार देखिए गोलाकार हो, है ना, तो वो क्या होंगे? नहीं होते। गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते। अच्छा सॉरी मैंने बोला होते। अब देखिए वृत्तमुखी, हाँ सॉरी, जिन वर्णों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, हाँ ठीक है, पकड़ा आपने। जैसे बोला ऊ, ये हुआ अभी, तभी आप लोग लग रहा था कि नहीं हो रहा है ना, तभी आपको लग रहा था कि नहीं हो रहा है, मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने घर में कोशिश कर दिया। खैर, वृत्तमुखी, जिन वर्णों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे ऊ, ओ, आओ, पूरा गोला होता है। खैर, वृत्तमुखी मतलब वृत्त के जैसा रहेगा, गोला मुंह रहेगा। अवृतमुखी मतलब गोला नहीं होगा। ठीक, ये है 4 और ये है 6, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान लेंगे, मौखिक से ही कर लेंगे, कुछ तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो जाते हैं वो। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, निर्नुनासिक किसे कहते हैं? उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, केवल मुंह से हवा निकलती है, नाक का यूज यहाँ पे नहीं है। आ, ई, ठीक है। अयोगवाद तो आपको पता ही है, योग न होने पर जो भी साथ रहे, अंग और अ। अब आचार्य किशोरदास वाजपेयी न तो इन स्वर मानते हैं, नहीं व्यंजन। तो सर अंगा भी तो उसी होगा। क्यों अंगा होगा? अंगा तो कवर्ग में है ना, व्यंजन वर्ण फिर क्यों है? व्यंजन। हाँ तो व्यंजन वर्ण में ये अयोगवा है। अयोगवा मतलब जो किसी के साथ न रहे, ठीक है ना, जो किसी के साथ न रहे, ऐसा माना जाता है। लेकिन माना तो जाता, लेकिन सर ये यूज तो होते हैं। हाँ तो यूज क्यों नहीं होते हैं? होते हैं। अंगूर में जैसे आपको मन योग लिखते हैं, अंगूर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? अंगूर में हो गया। आपको लिखने हैं मन। संधि में तो विशेष करके ये बहुत ज्यादा, संधि में तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लुत स्वर, एक ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में काफी टाइम लगे, जैसे जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी टाइम लगे। दीर्घ स्वर कौन था बताइएगा? ओम। नहीं, दीर्घ स्वर कौन सा था? दीर्घ में तो सर वही थे जो आ, हाँ, ई, बड़ी वाली, बड़ा वाला, वेरी गुड, बड़ा वाला। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे ओम, तो ये वाला जो चिन्ह है, ये मैंने बताया भी है, ओम, तो इनको बोलते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान ध्यान दीजिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान देख लीजिए। कंठ से क्या निकलेगा? अ और आ। कंठ को बंद कर देंगे, कंठ कहाँ है? ये वाला ना, ये कंठ है आपका। अगर ये बंद कर देंगे तो अ आ निकलेगा ही नहीं। ठीक है। तालु, तालु कहाँ पे होता है? तालु, हाँ नीचे में। ई और दीर्घ ई, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है। ओट, ओट बंद कर दीजिए और बोल के दिखाई तो उ और उ। नहीं बोलेंगे ना? अब जबरदस्ती बंद नहीं कर रहे। कंठ और तालु दोनों से
कंठ से भी और तालु से भी, दोनों से क्या निकलते हैं? ए और ए। ठीक, उच्चारण स्थान याद कर लेने। ओठ और कंठ से, कंठ ये देखिए कंठ से ही तो अ निकलता है, और आ मैंने यहाँ क्या बोला? कंठ से ही तो आ निकलता है, और इसमें अ आ दोनों जगह मिला हुआ है। इसमें ओठ और कंठ, ओ और अ नहीं निकलेंगे। अगर ओठ और कंठ बंद कर दीजिए तो ये उच्चारण नहीं निकलेंगे, यानी ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ और कंठ दोनों बोलिएगा। अब आता है कॉन्सोनेंट पे। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। मैंने जैसा अभी दिखाया एक तोड़ के आपको, या जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख से किसी उच्चारण अवयव से बाधित होकर निकलती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वैसे भी याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण की संख्या। देखिए, अब देखिए हिंदी में मूल यानी मूलतः ओरिजिनली 33 व्यंजन ही है। ठीक, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, कितने हुए? 29, और उष्म व्यंजन 4, यही मूलतः 33 है। कभी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया कि मूलतः व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52 यानी 52। अच्छा, व्यंजन 45 हो जाएगा। व्यंजन अगर 45 होगा तो फिर स्वर कितने होंगे? 11 स्वर है, तो फिर वो तो मैं उच्चारण के आधार पर बताया था ना। हाँ, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि अब उच्चारण स्थान पूछेगा। क के उच्चारण स्थान क्या है? ग के उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला स्पर्श व्यंजन, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से उच्चारित किए जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके वर्ग बटे हुए हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, फ वर्ग, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन आता है मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कंठ से उच्चारण होगा इनका, क, ख, ग, कंठ से उच्चारण होगा। एक बार उच्चारण भी घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा च वर्ग, च वर्ग में जो 5 वर्ण है इनका उच्चारण तालु से होता है। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा तालु का फोटो कहाँ होता है, वहां भी उच्चारण स्थान मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। ट वर्ग कहाँ होता है? तो मूर्धा से, मूर्धा। ठीक है, ट ठ थोड़ा बल लगता है ना, मूर्धन्य इनको बोलते हैं। त वर्ग, त वर्ग त थ द द दंत से होता है, इनका दांत से ही होता है उच्चारण। ठीक है, प फ ब म ओठ से होता है, इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। कंठ व्यंजन किसे कहते हैं? तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? त ये चचा वाला। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? दंत व्यंजन किसे कहते हैं? और ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़े, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 है, य र ल व। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर मिलने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श इनका नहीं होता है, इसलिए चारों अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। अगर पूछ दिया कि अर्धस्वर किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन को क्या बोलेंगे? अर्धस्वर, य र ल व। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर दिखा दिया आपको, अब देख लीजिए इसमें आराम से क्या है ये। देखिए तालु यानी तालव्य, तालव्य में कौन कौन वर्ण था बताइए, अब आप बताइए फटाफट। तालव्य में कौन था? च वर्ग था, छ छ ज झ इ। इसके अलावा छोटी, बड़ी, य और स यहां से उच्चारण होता है तालु से। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य। तालव्य व्यंजन तो स्वर भी तो है, तालव्य वर्ण बोलिए, वर्ण, क्योंकि यहाँ स्वर भी है। ठीक है, चलिए मूर्धा, मूर्धा ठीक तालु के आगे यहाँ पे होगा। इसमें क्या होता है? मूर्धन्य, इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। यह है री, ट वर्ग और स। ट वर्ग में पता है ना कौन कौन? हाँ ठीक है, ये कौन सा स है? इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य स। क्यों बोलते हैं मूर्धन्य स? क्योंकि ये मूर्धा से ही उच्चारित होता है। चलिए अब आते हैं इधर, अनुनासिक या नासिका बात एक ही है। इसमें अंग, अंग, या, न, म, ये आते हैं। अनुनासिक मतलब नाक द्वारा उच्चारित। ठीक, दंतमूल, अब देखिए दंतमूल में र और ल, दंतमूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, र और ल, दंतमूल। यहाँ पे दांत, दंत यानी दांत से, दंतमूल समझते हैं? एक तो हुआ दांत, एक हुआ दंतमूल। दंतमूल मतलब आपका दांत का नीचे वाला भाग भी उसमें लिया जाता है, र और ल। लेकिन दंत यानी दंत में आएगा तवर्ग और स, तवर्ग त थ दांत का ऊपरी भाग, लेकिन र में थोड़ा सा आपका होगा वो, तो दंत में क्या होगा? तवर्ग और दंत स। दंत स इसको क्यों बोलते हैं? इसका दांत से उच्चारण होता है। ठीक है, दांत और ओठ से मिलकर उच्चारण होता है व का।
व। होठ बंद कर दिए, चाहे दांत को मत हिलाइए तो वह उच्चारण नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं नीचे, इधर तक हो गया था, यहाँ तक। कंठ और तालु को मिलाइए, देखिए ये है तालु और ये है कंठ, नीचे तालु कंठ, इससे उच्चारण क्या होगा, ए और ए। कंठ से क्या उच्चारण होगा, तो ध्यान दीजिए, कंठ से उच्चारण होने वाले अ आ अ, कवर्ग और ह, ठीक है। कवर्ग में कौन कौन आएंगे कंठ से, अभी देखिए मैंने दिखा देता हूं आपको। कवर्ग कंठ व्यंजन है ना, कवर्ग में आते हैं ना, तो ये सब बातें यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करके याद भी रखिएगा। तो इसमें क्या है आपका, कंठ से क्या होगा, अ आ अ, सॉरी अ आ अ, अ आ अ, उसके अलावा कवर्ग और ह, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं ओठ, यानी ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ वर्ण कौन कौन है, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग। प देखिए प फ मुंह, मतलब ओठ सटेगा, ठीक है ना, ये हो गया। ओठ और कंठ दोनों को मिलाइए, ओठ और कंठ, इनसे क्या होता है, ओठ और कंठ दोनों से, तो पहले ओ अ और कभी कभी आ वाला है ना, चलिए ऑक्सीजन वाला वो। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आ गया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आराम से इसको आपको दिमाग में एक बार रख लेने हैं। और अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, मान लीजिए बाय द वे भूल गए, तो कुछ नहीं करना है, जो वर्ण आपके सामने आए उसका उच्चारण करके एक बार देख लेना है। ऑप्शन 4 रहेंगे, एक एक करके हटाते रहिए, लास्ट में जो बचेगा आपका आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार में पता चल जाए तो आंसर कर लीजिए। अब आते हैं व्यंजन वर्ग उच्चारण स्थान, ये तो मैंने बता दिया। या अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इनको क्या क्या बोला जाता है। या को बोलते हैं तालव्य, ये तालु से उच्चारण होता है, ठीक है। व को बोलते हैं दंतोष्ठ, क्योंकि दांत और ओठ दोनों से उच्चारण किसका होता है, व। दांत और ओठ अर्ध स्वर, ध्वनि जो कभी स्वर कभी व्यंजन हो, इनको बोलते हैं अर्ध स्वर, व को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। रा को क्या बोलते हैं, देखिए रा को एक बार एग्जाम में कहीं पूछा गया कि प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं, या लुंठित वर्ण। प्रकंपित मतलब कंपन होगा बोलने में, तो उसको बोलते हैं रा को। इसको इस किस श्रेणी में रखते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ण, वत्स मतलब वर्ण बोलते हैं, वत्स वर्ण बोलते हैं इसको, रा को भी और ल को भी। इसका उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूढ़ा कहिए, मैंने क्या बोला, मसूढ़ा, ठीक है, दांत का अंदर वाला भाग, नीचे वाला। इसको लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं, क्योंकि उसको उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करता है, या यूं बोले हम कि उसके उच्चारण में थोड़ा कंपन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। र जिसे कभी बोलते हैं ना अरे, तो री में देखिए क्या हुआ, आपका कंपन थोड़ा सा होता है ना, ये भी याद रखिएगा। ल को भी बोलते हैं वत्स वर्ण, दंतमूल या वसुधा। पार्श्विक, ये क्या होता है, पार्श्विक का मतलब क्या हुआ, हवा जीभ के बगल से निकल जाती है। जब आप उच्चारण एक्चुअली करेंगे तो ल का उच्चारण करने समय हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चारों व्यंजन, इन चारों व्यंजन को याद कर लेने हैं। आगे बढ़े, अब आते हैं अगला उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन कितने हैं, 4। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सुधार देता हूं। देखिए ये है तालव्य शब्द, कौन सा है, तालव्य शब्द, ये तालव्य शब्द हो गया, ठीक है। तालव्य शब्द ये कौन सा है, मूर्धन्य शब्द। दंसः, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्ष करते हैं उच्चारण में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाते हैं संघर्षी व्यंजन, इनमें 3 ही होंगे, मतलब इसमें 4 है ना, तालव्य, मूर्धन्य, दंसः, लेकिन ह नहीं होगा संघर्षी व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे वर्ण है, ये वर्ग बनाया गया है, और ये उच्चारण स्थान, ये भी याद रखिएगा। तालव्य, मूर्धन्य, दंसः, इन तीनों को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक। स तालव्य वर्ग में आता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है, तालव्य, इसलिए तालव्य बोलते हैं। मूर्धन्य वर्ग में आता है, मूर्धा से उच्चारण होता है, मैंने अभी आपको बताया भी। और दंत को क्या बोलते हैं हम, किस वर्ग में रखा गया, वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतमूल। दंतमूल का मतलब समझते हैं ना, दांत और मसूढ़ा वाला भाग, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो है इसको बोलते हैं स्वर यंत्रीय या कांकर्य। स्वर यंत्रीय का मतलब होता है कि कंठ के भीतर से उच्चारण हो, ऐसे यहां से एकदम कंठ के भीतर से वायु आए और उच्चारण हो, उसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्रीय बोलते हैं हा को, ठीक है। जैसे हा करते हैं ना, आप कभी भी योगा करते होंगे तो हा एक आता है योगा में टर्म, एक योगा करते समय टर्म आता है हा करने का, तो ये थोड़ा अंदर से आवाज आता है हा ऐसा करके, तो ये स्वर यंत्र उसी को बोलते हैं, कंठ के भीतर से मतलब उत्पन्न हो,
उसको बोलते हैं स्वर व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब संयुक्त व्यंजन में आते हैं। देखिए कंजक्ट कंसोनेंट, दो व्यंजन के योग से बने हैं उन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये 4 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त छ, इसको क्या बोलते हैं संयुक्त छ। क हलंत जोड़, ये कौन सा है? एक मिनट, ये रिकनेक्टिंग क्यों होने लगा लाइव वाला? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, चल रही है लाइव, ठीक है, रिकनेक्टिंग हुआ। चलिए हाँ कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त छ, क हलंत जोड़, ये कौन सी है? मूर्धन्य ष। KSH लिखते हैं ना, वो भी मैंने लिख दिया। त्र, त हलंत जोड़ रहा, टी आ रहे त्र। फिर इसको क्या पढ़ते हैं आप? ज्ञ तो है नहीं, ज्ञ, इसको क्या पढ़ते हैं? ज्ञान पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ देते हैं ज्ञान, लेकिन एक्चुअली पढ़ने का उच्चारण क्या है? ज्ञान। जे इया, ज इया, तो क्या हुआ? ज। तो चलिए यही पढ़ लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ज्ञान। तो ज इया, जे भाई। स्र, तालव्य श हलंत र, इनसे क्या बन गया? तो इनको हम संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, स्र, इनको क्या बोलते हैं? कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है। गुड, चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब आते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, आगत, ये तो बता दिए ना मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं बताया मैंने। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, नए व्यंजन एक ही बात है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा स्पर्श करते हैं, मूर्धा ऊपर में है ना, इधर झटके से नीचे आती है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो ही है, ढ, थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ा झटका लगेगा। ढ उच्चारण स्थान मूर्धा, ल और ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, इसलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। एक्चुअली ढ कहां से आया? देखिए तुर्की, उसके बाद अरबी फारसी, उसके बाद फिर हिंदी में है ना। अच्छा एक चीज समझ में ये नहीं आया अभी तक, आप ही लोग समझा दीजिए मुझे, समझाइएगा। चलिए समझा दीजिए, आप ही लोग समझा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डमरू, डमरू, और मान लिखिए मुझे लिखना है ढोलक, ठीक है, ढोलक। और मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं, ड वाला कोई एक वर्ड बताइए फटाफट, जो बीच में आया अक्षर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा इस डमरू में जो है ड, कोड, कोड या डमडम लिख दिए, डमडम छोड़ी, कोड ही लिख देते हैं, कोड, कोड, डमरू, ढोलक, कोड। इन तीनों में तीनों सही लिखा हुआ है। कहाँ बिंदी लगाइएगा बताइए, बताइए कहाँ लगाइएगा? किस में लगा दो? डा में, इसमें डमरू में से, डमरू में तो होगा नहीं, क्यों लगा रहे? इसमें लगेगा, तो क्यों लगा? ढोलक में क्यों लगाएंगे आप? ढोलक में तो लगेंगे नहीं, ऐसे ही ढोलक होती है, ढोलक में लगाएंगे। किसी भी शब्द में जब देखिएगा, किसी भी शब्द में जब ड या ढ, ड या ढ, मतलब सिंपली ड या ढ पहले आए तो उसमें नीचे बिंदी मत दीजिएगा। और फिर से सुन लीजिए, किसी भी शब्द में आमतौर पे ऐसा देखा गया है, मैं बोल रहा हूँ आमतौर पे, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आमतौर पे देखा है, जो शब्द होंगे अगर उसके पहले मतलब फर्स्ट में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में, ये भी फर्स्ट में ड और ढ आए तो उसके नीचे बिंदी नहीं देना है आपको, उसका उच्चारण दूसरा होगा। और किसी भी शब्द के बाद, बीच में हो या बाद हो, तो आप ड या ढ आए तो उसके नीचे बिंदी दीजिएगा, ठीक। ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, चलिए मैंने बता दिया, मुझे अचानक याद आया। अब आते हैं ड और ढ, तुर्की, अरबी, फारसी, फिर आए हिंदी में, ओके। अब आते हैं, ये संस्कृत में थे तो नहीं थे। अब आते हैं अयोगवा पे। अयोगवा, अंग यानी अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग। अंग यानी अनुस्वार शीर्ष बिंदु वाला वर्ण है, मतलब शीर्ष मतलब ऊपर लगेगा बिंदी, ठीक है, कभी भी लगाइए, जैसे अंगूर पे लगाना है ना, कुछ भी लगाना है। अ विसर्ग यानी पार्श्व बिंदु वाला वर्ण है, पार्श्व मतलब पास में लगा दीजिए, जैसे आपको लिखना है मन, है ना, मना लिखना है, कुछ भी। व्यंजनों का वर्गीकरण अब देख लेते हैं हम एक बार।
अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए इधर। प्राण के आधार पर दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और, ये गलती लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये नहीं है, ये अल्प प्राण पहला, दूसरा महाप्राण, एक ही जगह लिख दिया ना यार, अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे बोलते हैं? अल्प मतलब क्या होता है? कम। अल्प मतलब कम। प्राण मतलब क्या होता है? हमारे अंदर प्राण क्या कौन सी है बताइए? हमारे अंदर प्राण है ना, एक ही प्राण तो है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई तो प्राण खत्म। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? प्राण वायु भी कहते हैं, ठीक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु यानी प्राण वायु, हम कौन सा लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु यानी प्राण की आवश्यकता पड़े उनको अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। स्पर्श व्यंजन याद कीजिए कितने थे? 25। कितने थे? एक बार दिखाता हूं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है ना हर के। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग, 5 वर्गीकरण किया था ना मैंने। अब देखिए पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला वर्ण कौन सा होगा? क। पांचवा वर्ण कौन सा होगा? अंग। तो उसी तरह क पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा, तीसरा का क्या होगा? ग, और पांचवा क्या होगा? अंग। उसी तरह सबका ले लीजिए, बस इसी को बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु, जैसे क, ग, घ। अब इसे मतलब ख बोलने में थोड़ा पावर लग रहा है, वायु क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे क, अब ख बोली तो सिंपली ख में थोड़ा सा वायु ज्यादा लेना पड़ रहा है ना, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको समझ में आ गया कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है महाप्राण कहलाते हैं, ओके। महाप्राण स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ग। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25, उसमें से दूसरा और चौथा, मतलब वहां आपने पहला, तीसरा और कौन सा लिया था? पांचवा, तो बचा कौन सा? दूसरा, चौथा, यहां ले लीजिए। ख, घ, छ, झ, थोड़ा वायु ज्यादा लग रहा है ना। थ, ध, थ, ध, ह और भ, ये है आपका कौन सा? महाप्राण। आगे आइए। स्वर तंत्रियों के आधार पर घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। खत्म हो जा रहा है, जल्दी, टेंशन मत लीजिए, वर्ण में बहुत आप लोग उब रहे हैं। घोष या सघोष किसे कहते हैं? स्वर यंत्रियों के आधार पर ध्यान दीजिएगा कैसे इनको डिफाइन करेंगे। पहला घोष या सघोष, जिन ध्वनियों या वर्णों, वर्ण होगा यहाँ पे, वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, सघोष कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग कौन सा? वही स्पर्श व्यंजन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन सा होगा? एक आध का बताइए एग्जांपल। तीसरा कौन सा होगा? ग, चौथा घ, पांचवा अंग। उसी तरह सबका कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा। सभी स्वर इसमें आएंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अ, आ, जो भी स्वर है टोटल यहाँ आएंगे। उसके अलावा कौन कौन आएगा? य, र, ल, व, ह, ढ, ड़, ढ, ज। मैंने ज नहीं बोला, ज, थोड़ा सा घर्षण किया है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? घोष या सघोष। अघोष, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, क, ख हो गया, फिर च, छ, उसी तरह सबका कर लीजिएगा 25 का। उसके बाद ताला विष, मूर्धन्य ष, दंत स और फ, ठीक है। ये फ वो वाला है, आगत वाला। अब आते हैं आगे, ये समझ में आया? क्लियर है ना यहाँ? चलिए, नासिक की व्यंजन, ये तो बता चुका हूं मैं, जिनके उच्चारण में नाक हवा से निकलती है, बिना नाक के बोल नहीं सकते हैं। ये मुख्यतः 5 हैं, अंग, या, मूर्धन्य, दंत, म और पंचमाक्षर, इन्हीं को बोलते हैं ना। और अंग भी नासिका में आता है, ये हो गया। और लास्ट आपका बचता है आगत व्यंजन, यानी विदेशी भाषाओं की ध्वनियां, जैसे इसको पढ़ेंगे ख, ख, ग, ज, फ, हो गया, काम खत्म। यही है वर्ण, और कुछ नहीं वर्ण में। अब कोई डाउट है तो पूछिए वर्ण संबंधी, जो आप पूछ रहे थे लाइव वाले से पूछ लेते हैं एक बार। पूछिए डाउट।
सर इसका बुक में इसका इसका जो पूरा डिटेल से जो लिखा हुआ है तो ये बुक में एक जगह थोड़े मिलेगा, ऐसा थोड़ा मिलेगा। टेस्ट बढ़ाने के लिए ये एडिट होएगा ना तो पेपर निकालो। क्या करना है बुक लेके? ना बहुत थोड़ा सभी बुक लेना है तो बता दूंगा बुक का। पूछिए क्वेश्चन लाइव वाले, लाइव में भी कोई दिखेगा नहीं जल्दी। चलिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ये नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं है, अभी तो टाइम हुआ नहीं, अभी तो पढ़ने हैं। एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? एनर्जी रखिए ना खुद के अंदर, क्या दिक्कत है? पहले सब सुबह हाँ? 9 बजे से क्लास है, क्या दिक्कत है? तो 7 बजे तक क्लास चलेगी। आगे बताइए। नया टॉपिक लूं? काल पढ़ा दूं? काल हाँ कल पढ़ेंगे। काल पढ़ेंगे। हाँ कल जी सर ना टेंस पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा नहीं है, 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। टेंस पढ़ लेते हैं और कुछ मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना? ठीक ठीक। तब तक मैं, अभी इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। जी। खैर चलिए अब मैं चलता हूँ, कुछ चीजें मैं पूछता हूँ, वो बताइएगा फटाफट, है ना? देखिए सबसे पहले कुछ बातें, अब ध्यान दीजिए इधर। जैसे मैं पूछूं, मैं करता हूँ। जैसे मैं पूछूं श्याम सेव खाता है, सेव खाता है, ठीक है? बताइए तो इसमें कर्ता क्रिया कर्म है नहीं है, क्या है? बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, खाता है, सेब खाता है, तो करते हैं। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। करता श्याम, कर्ता श्याम, सब्जेक्ट श्याम, कर्ता श्याम है, नहीं करता। कर्ता नहीं होगा ना? चलिए उसके बाद अलावा बताइए। खाता हो, खाता करता हो। खाता करता होगा, वेरी गुड। खाता क्रिया होगा ना? क्रिया है ये। चलिए तो क्रिया हुआ, मान लिया जाए आपकी बात की ये क्रिया हुआ। ये है क्या है? ये क्या है? ये वाला चीज, ये वाला, ये वाला, ये सब वर्तमान है। ये वाला, ये वाला अच्छा ये पूर्ण पूर्ण विराम। अभी विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़े तो बात बहुत अच्छे से आपको आ रही है। विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके अलावा ये बताइए आप, श्याम सेव खाता है, इसमें खाता है क्रिया है क्या है बताएं फटाफट। ये है सहायक क्रिया, ठीक है? जो क्रिया की सहायता करता है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। लेकिन ये सेव क्या है? सेब सब के लिए उसमें आ जाएगा। फिर ये सेव क्या है बताएं? सेव इसमें है क्या? विशेषण है। क्या खाता है? सेव क्या है? ये सब संज्ञा नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बात बताऊं। कर्ता को सबसे सिंपली पकड़ने का तरीका, ध्यान दीजिए जरा। कर्ता अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्रिया पकड़िए। क्रिया किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं। क्रिया भी समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बात बता देता हूँ, वो याद रखिएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछे गए आपके, ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु, रूट, ठीक है? धातु कहते हैं। इसी धातु में, अगर इसी धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दें, प्लस ना कर दें, ना प्रत्यय, तो क्या बनता है? क्रिया का जनरल फॉर्म, मतलब क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ये भी याद रखिएगा, ओके? अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे खाता में खा है धातु, ना जोड़ दीजिए, खाना बन गया। तो खाना क्रिया का सिंपल फॉर्म है। अगर इसी को बढ़ाइए तो खा रहे हैं, खाते हैं, खा रहे होंगे, खाती है, खाएंगे, खा का ही विकृति हो रहा है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु में जब आप ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो यहाँ पे खाना क्या है? क्रिया। खाता क्या है? क्रिया। तो जब भी आपको कर्ता को पकड़ना हो तो इस क्रिया के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, इसको पकड़ने के लिए। क्या? कौन? अब लगाइए, कौन खाता है? कर्ता समझ में आ गया। यानी कौन जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? कर्ता समझ में आएगा। अब यहां पे आपको पकड़ना है कि कर्म है कि नहीं, तो फिर क्रिया के साथ लगाइएगा इसको पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने के लिए क्या लगाइएगा? कौन।
या किसे, नहीं कौन नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा? क्या या किसे। क्या खाता है? सेव। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या खाता है में जब भी आएगा वो कोई वस्तु आएगा, वो कोई वस्तु आएगा, वो कोई जगह नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि श्याम बाजार जाता है, क्या जाता है? तो बाजार जाता है, नहीं, बाजार एक पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं। कहाँ जाता है तो बोला ही नहीं मैंने। अब यहाँ क्रिया के साथ फिर से लगाइए, क्या खाता है, आपको मिला सेव यानी कर्म है। फिर लगाइए किसे खाता है, तो किसे में सेव नहीं होगा, किसे में जब भी होगा सजीव होगा। तो इसमें एक ही कर्म है, इसको बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर द्विकर्मक क्रिया वाली बात होगी। अब एक और एग्जांपल मैं ले लूं, अगर मैं बोलूं माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाती है, ठीक है ना। बताइए इसमें कर्ता कौन है, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि इसमें कर्ता कौन सा है? बच्चा। इसमें क्या है, क्रिया कौन सा है? पिलाती है। पिलाना। क्या पिलाती है? दूध। दूध। दूध एक वस्तु होगा, ठीक, चलिए एक हो गया। यहाँ पे किसे पिलाती है? बच्चे को। मैंने बोला किसे जब भी लगाइएगा सजीव के साथ लगाइएगा। बच्चा क्या है, सजीव है, तो दो। कौन पिलाती है? माँ, यानी कर्ता कौन हो गया? माँ। अब सुनना यार, तो इसमें है द्विकर्मक क्रिया, ये बाद में बताएंगे डिटेल में। चलिए अब आते हैं हम लोग काल पे। काल आज खत्म कर लेते हैं, है ना। चले काल पे, चले, वेरी गुड। यूपीएससी मैराथन है, वहाँ मैराथन चली। बिल्कुल क्यों नहीं रहा। लेगा तो चलिए काल में आते हैं। अब देखिए काल तो आपने पढ़ा होगा, काल किसको बोलते हैं? टेंस को। काल किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? होने का कोई भाव बस कोई काल होता है सर, किसी काम के होने की या काल यानी टेंस। आते हैं काल पे। काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया किसे कहते हैं मैंने अभी समझा दिया। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, उसको क्या बोलते हैं? काल। काल मतलब समय मान लीजिए, ठीक। क्रिया मतलब कोई भी काम हो रहा है, उसके जिस रूप से आपको पता चले कि समय क्या है, क्या कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, तो उसको काल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता, मतलब हुआ या नहीं हुआ, का बोध हो, उसे भी काल कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ रहा है, पता चल रहा है, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। उसने 4 कलमें खरीदी, ये पूर्ण हो चुका, खरीद लिया उसने, तो पूर्णता अपूर्णता का भी पता चल रहा है। ये काम पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है या पूर्ण? अपूर्ण है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन उसने 4 कलमें खरीदी, पूर्ण है। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन? देखिए यहाँ पे, पहला वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल, ठीक। इन तीनों के भेद याद करने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके होते हैं वर्तमान काल के 3 भेद और भविष्यत काल के भी 3 भेद। 3 मिलाइए, बीच में क्या बन जाएगा? 6। तो ऐसे याद कर लीजिए, वर्तमान काल के 3 भेद, भविष्य काल के 3 भेद, बीच में दोनों मिला दीजिए तो कितने होंगे? 6। बीच में 6। भूतकाल के कितने भेद? वर्तमान काल किसे बोलते हैं? जिसमें काम हो रहा हो। भूतकाल काम हो चुका हो। भविष्यत काल काम होने वाला है, ठीक। अब आता है सामान्य वर्तमान। इसके भेद कितने होते हैं? 3। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल में है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु मद भूत, इसको बोलते हैं पास्ट कंडीशनल, ठीक है। यहां पे आइए फ्यूचर टेंस में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और उसके बाद हेतु मद भविष्य। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक एक कर डिफाइन करते हैं। वर्तमान काल मैंने बता दिया, सिंपल सा चीज है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है परंतु समाप्ति नहीं होती। जैसे मैं पढ़ता हूं,
खत्म हो गया काम पढ़ने का? नहीं, पढ़ रहा हूँ नहीं, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ मतलब काम चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूअसली चल रहा है काम, है ना। चलिए, जैसे वे लोग खेल रहे हैं, श्याम पढ़ता है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इसके भेद को इंपॉर्टेंट देखना है ध्यानपूर्वक कि यही भेद से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वर्तमान काल के 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, सीता गाती है। ठीक, समझ में आया? अब आते हैं तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। सिंपली इसको पकड़ने का तरीका मैं बताता हूं। लास्ट में जो क्रिया होगी, ता है, ती, ते, ता, ते, ती लगा रहेगा, ये पकड़ लेंगे आप। ठीक है ना, ये लगा ही रहेगा उसमें। तात्कालिक या इसी को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब करेंट क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, क्या बोलते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। श्याम पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का काम चल रहा है। ये आमतौर पे जो मतलब एग्जाम्पल होंगे इसके, वो रहा है, रही है, रहे हो, रही हो से जुड़ा रहेगा। वेद गा रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, इस तरह के जो वाक्य होंगे क्या कहलाएंगे? तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, एक और है संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। ठीक है, परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। मतलब ये वर्तमान में ही रहेगा लेकिन थोड़ा डाउट पैदा करेगा। संदिग्ध वर्तमान, जैसे वह घर में रहता होगा, ध्यान दीजिएगा, वह घर में रहता होगा का मतलब प्रेजेंट टाइम में है ना, वह घर में रहता होगा। राधा पढ़ती होगी, नहीं बोले, कोई पूछता है ना तो बोलते हैं ना कि पढ़ती होगी, संशय है, लेकिन किसमें है? वर्तमान काल में। पढ़ चुकी होगी नहीं, मैंने बोला, मतलब पढ़ती होगी। और इसमें सिंपल आपको ट्राई भी पकड़ लेना है, ता है, ती है, ये आमतौर पे देखने को मिलेगा लगा हुआ। वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि के बाद होगा, होगी, होंगे आदि लगा रहेगा। जैसे ता, फिर होगा, होगी, है ना, ताती के बाद। ये है इसका पकड़ने का सिंपल तरीका संदिग्ध वर्तमान काल का। यहाँ पे लोग कुछ कुछ फंस जाते हैं। अब आते हैं भूतकाल। कार्य की समाप्ति हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। भूतकाल में देखिए, मैं दिल्ली गया था, मतलब काम हो चुका था, दिल्ली जाने का काम कब का हो चुका था। उसने पुस्तक पढ़ी मतलब पढ़ लिया। भूतकाल के 6 भेद। पहला सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब ज्ञान है, वह आई, कब आई पता है आपको? नहीं, लेकिन वो आई थी। राम गया, तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय का ज्ञान ना हो, बीते समय मतलब कब हुआ नहीं पता लेकिन हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। इसमें चुपचाप सामान्य भूतकाल वाले में सामान्य टाइप से आएंगे। अब आते हैं आसन्न भूतकाल, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी लगे कि प्रेजेंट में ही है। क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल हो, मतलब जैसा लगेगा कि तुरंत हुआ है, ऐसा खत्म काम। जैसे अभी आप यहां से पढ़ के जाएंगे तो बोलेंगे मैंने पढ़ लिया, पढ़ने का काम खत्म हुआ, लेकिन कितना देर पहले हुआ? कुछ ही टाइम पहले, तो उसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। तत्काल सूचित हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। इसे पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह है क्या? भूतकाल, आसन्न भूतकाल। जैसे उसने बाघ देखा था और देखा है में फर्क है। मैं दिल्ली गया था लेकिन कब नहीं पता, लेकिन मैं दिल्ली गया हूं, इसका मतलब कि नजदीक में ही हूं। उसने बाघ देखा है, मतलब देखने का काम बहुत देर नहीं हुआ है। श्याम गया है नहीं बोलते। जैसे आप घर में आए, श्याम को ढूंढने आप घर में आते हैं ना, श्याम को ढूंढने आप घर में आए, आपने पूछा श्याम कहाँ है, तो श्याम गया ना, श्याम गया है, कितने देर पहले? कुछ ही देर पहले गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल। मतलब इसको बोलते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखिएगा। अब पूर्ण भूतकाल में आते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया बहुत पहले हो चुकी होती है। उसने बाघ देखा था, मैं दिल्ली गया था, ये काम बहुत पहले हो चुका है।
इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। मैं हिंदी पढ़ चुका हूं, मतलब कब का खत्म हो चुका है ये। अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में हो रहा है लेकिन अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं जा रहा था, मदन सो रहा था, लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हुआ था। वो भूतकाल में ही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। बच्चे पढ़ रहे थे, मदन सो रहा था, वे लोग जा रहे थे, तुम खेल रहे थे, था थी लगा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल पढ़े ना, उसमें क्या था? मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, था ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध हो परंतु क्रिया के पूरे होने में निश्चित समय का पता न चले, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। श्याम ने खाना खाया होगा, खाने का काम पूरा हुआ या बाकी है? खाना खाया होगा मतलब कंफर्म नहीं, खाया है कि नहीं खाया है। खाया है कि नहीं खाया वो तो संशय में है, लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो परंतु क्रिया के पूरा होने में निश्चित समय का पता नहीं चला, समय का पता नहीं चला, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा गई होगी, पता नहीं गई, पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये काम हो चुका। तो ये ऐसे, अब इसको पकड़ने का तरीका बताता हूँ। भूतकाल के बाद अंत में होगा, होगी, होगे आदि लगा रहेगा। और भूतकाल कैसे पता चलेगा आपको? श्याम ने खाना खाया मतलब काम बीत चुका, उसके बाद होगा, होगी लगा रहेगा। राधा गई मतलब गई, होगी लगा तो डाउट आ गया। तो पकड़ने का तरीका मैंने हम नोट देके लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आते हैं हेतु मत भूतकाल, यानी पास्ट कंडीशनल। एक कंडीशन इसमें दिया रहेगा। हेतु मतलब होता है कारण या प्रयोजन, कोई ना कोई कारण होगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में, ठीक है, होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी, क्या कहलाता है? हेतु मद भूतकाल। जैसे एक कंडीशन मिलेगा, यदि मुझे देर नहीं हुई होती तो गाड़ी मिल जाती। अच्छा, ये इनको देर हुआ या नहीं हुआ? हो चुका, लेट हो चुका, गाड़ी है या चली गई? चली गई, मतलब कंडीशनल है। यदि तुम पढ़ते, यानी आप नहीं पढ़े, यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, यानी पढ़ने का काम भी खत्म हो गया और रिजल्ट वाला काम भी खत्म हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? हम पास्ट कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी, हेतु मत भूतकाल कहलाती है। यही कंडीशन वहां भविष्य काल में भी देखने को आपको मिलेगी। अब आते हैं भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, वह गीत गाएगी। मैं दिल्ली जाऊंगा, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब गए नहीं, वह गीत गाएगी, गाई नहीं है। मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, पढ़ाया तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा? भविष्य काल होगा। अब आते हैं भविष्य काल के सर गादी भी तो भविष्य काल में लगते हैं। हाँ, तो गादी भी लगा दीजिए। उसमें तो लगा सर, भूतकाल में तो लगा। किसमें? हाँ ठीक है, लगा देता हूँ मैं। कहाँ आप बोल रहे हैं? इसमें लगा हुआ है सर। इसमें बोल रहे हैं? और जो आपका नोट नहीं था, नोट्स नहीं था भूतकाल में। हाँ ये वाला कहाँ गया? ऊपर है सर। मैं दिखाता हूँ। हाँ ये होगा, होगी, हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा। उसमें श्याम ने खाना खाया होगा, होगा हटा दीजिए, श्याम ने खाना खाया। काम इसमें होना है या हो गया? होगी, हो गई ना, तो भविष्य तो नहीं हो सकती है, या ये गाग गीत रहने से तो नहीं होगा। और होगा मतलब डाउट में है हम। श्याम ने खाना खाया होगा, डाउट में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल, तो डाउट है ना। राधा गई, यहाँ हटा दीजिए, राधा गई मतलब चली गई, गई होगी, डाउट में, ठीक है, इसलिए नोट देके मैंने लिख भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य काल के कितने भेद? 3 भेद। पहला सामान्य भविष्य काल, जिससे यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, सामान्य भूत कहा जाता है। सामान्य भविष्य होगा, सॉरी यहाँ पे भूत मैंने लिख दिया, भविष्य होगी, है ना। सामान्य भविष्य कहा जाता है। जैसे श्याम बाजार जाएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, आप लोग कल जाएंगे, वे लोग आएंगे, तो ये क्या होगा? सामान्य भविष्य काल, ठीक। अब आता है संभाव्य, मतलब एक तरह का डाउट यहां भी होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना का बोध, मतलब एक संभावना, कोई जरूरी नहीं कि वो हो ही जाए,
तो उसे क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे शायद वह आज आए, मतलब पक्का पता है कि आ जाए, एक डाउट है तो संभावना। संभवतः परसों वह दिल्ली से आएगा, कोई गारंटी नहीं कि आ ही जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा, डाउट रहेगा। शायद वह आज आए, शायद प्रधानमंत्री जी कल यूपी आए, तो ये डाउट है ना। अगला है हेतु हेतु मत भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, वही पास्ट कंडीशनल याद कीजिए, यह है फ्यूचर कंडीशनल। हेतु हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। जैसे यदि बिजली आएगी, आई है, आने का काम तो नहीं हुआ, तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ने का भी नहीं हुआ। यदि आप पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होगे, पढ़ने का काम भी नहीं हुआ, परीक्षा भी नहीं हुई। यदि तुम नहीं, यहाँ पे है तुम आओगे तो लूडो खेलेंगे, अभी आप आए भी नहीं है, लूडो का खेल स्टार्ट हुआ भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए डाउट है तो पूछिए फटाफट, आप लोग कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन, कोई संबंधित बात है ना। कल पढ़ेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन पूछिए। कुछ करा देते, हाँ कराएंगे, बीच में कराएंगे, वो आप टेंशन फ्री रहिए। बीच में जैसे कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो उसके डाउट क्लियर कराएंगे, है ना।